नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल जो एग्ज़ाम 9 मार्च को हुआ है। इस एग्ज़ाम पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता है एग्ज़ाम में हूबहू सवाल वापस रिपीट नहीं होते हैं कि जो सवाल प्रीवियस शिफ्ट में आ चुका है सेम टू सेम सवाल आपको देखने को मिल जाए। रिपीट क्या होता है, जिस रिपीट से बार बार टॉपिक से बार बार सवाल आ रहे हैं उन्हीं पर आधारित सवाल है नेक्स्ट शिफ्ट में आने के चांसेस बनते हैं। तो वो सभी टॉपिक कवर होने वाले हैं जो आपके 9 मार्च को एग्जाम में पूछे गए हैं और उन पे आधारित जो सवाल रहेंगे जो बार बार रिपीट होने के चांसेस बनते हैं उन टॉपिक से, वो सभी कुछ 10 के आसपास इस प्रकार टॉपिक रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा भारतीय सेनानियों के उपनाम से कल आपको सवाल देखने को मिले थे। तो कुछ 43 इंपोर्टेंट उपनाम मैं आपको बताने वाला हूँ जो भारतीय क्रांतिकारी है, स्वतंत्र सेनानी हैं, उनके क्या टाइटल हैं। इसी प्रकार और भी कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें साइंस के भी हैं, करंट अफेयर्स के भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के सवाल रहने वाले हैं। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप हकीकत में कहेंगे वाह क्या कंटेंट है। तो इसके लिए एफर्ट के लिए लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। बाकी आप कमेंट सेक्शन बताना आपका एग्जाम कब है और ये भी बताना आपको किस टाइप से रिव्यू चाहिए, क्या एग्जैक्ट सवाल चाहिए या फिर उन सवाल पर जो टॉपिक से सवाल आए हैं उन टॉपिक का हमेशा डेली आपको इस प्रकार का वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें मेहनत तो लगती है लेकिन काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। ये सभी पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको ये सभी पीडीएफ फाइल है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के उपनाम से। जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका उपनाम क्या है, नेताजी ने कहा जाता है। और देशभक्तों के राजकुमार हैं, वो भी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, देशभक्तों के राजकुमार और नेताजी। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं जो कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट हैं, टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा रहेगा आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो और ये भी टेस्ट करो कि आप कहाँ का गलतियाँ कर रहे हो, मतलब मॉक टेस्ट जो लगाते हैं उनका एनालिसिस करो। तो अभी टेक्स्ट बुक पर फ्लैश सेल चल रही है जिसमें टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। ये प्राइस आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास की मिल रही है, मतलब एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस पर। और ऐसा नहीं केवल एक एग्जाम का मॉक टेस्ट मिल रहा है, जो एग्जाम की आप तैयारी करते हो, कहने का मतलब 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की करते हो, बैंकिंग, डिफेंस, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं, अग्निवीर वगैरह, यूपीएससी, सारे एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट कवर हो जाते हैं। एक ईयरली टेस्ट बुक पास में सभी एग्जाम्स के एग्जाम ओरिएंटेड आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से इंटरफेस रहेगा, फोन से भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, बाकी पीसी वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। तो अपन क्रांतिकारियों के उपनाम हैं, निकनेम है, वो कवर कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि है और कवि गुरु भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो लोकमान्य सभी को पता है। मराठा केसरी किन्हें कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को याद रखना है। और भारतीय अशांति के जनक भी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, भारतीय अशांति के जनक। चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज हैं, जो चार्ल्स CF एंड्रयूज, वो किन्हें कहा जाता है, दीन बंधु। CF एंड्रयूज हैं, उनको जो टाइटल दिया गया है वो दीन बंधु का दिया गया है। एक देश बंधु है, एक दीन बंधु है, कंफ्यूज मत होना। देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु है CF एंड्रयूज को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी, उनको आप सभी को पता है राष्ट्रपिता या फिर बापू की उपाधि दी गई है। जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू। खान अब्दुल गफार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ आपको पूछ ले बच्चा खान किन्हें कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को बादशाह खान भी इन्हें कहा जाता है। बिहार गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी। देश रत्न की उपाधि भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई है, देश रत्न और बिहार गांधी। नेक्स्ट यहाँ पर शहीदों के राजकुमार, शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। और पेरियार या फिर थनथाई पेरियार, वैकोम वीरन, ये EV रामास्वामी को उपाधि दी गई है। केरल सिंहम यानी केरल, लायन ऑफ केरल, लायन ऑफ केरला किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है पद्महसी राजा। पद्महसी राजा को केरल के शेर के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। बंगाल टाइगर आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे बिपिन चंद्र पाल को बंगाल टाइगर की उपाधि है, बिपिन चंद्र पाल बंगाल टाइगर। देश बंधु चित्तरंजन दास है, ऊपर आपने दीनबंधु देखा। टाइगर ऑफ बंगाल है आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी को टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता है। और बंगाल टाइगर हैं वो बिपिन चंद्र पाल को भी कहा जाता है।
केरला के गांधी कहा जाता है के केलपन को, केरल गांधी के केलपन, केरला के गांधी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। नेक्स्ट यहाँ पर देखें भारतीय बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष, सरदार, ये सभी कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय बिस्मार्क की उपाधि भी वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल, और सरदार की उपाधि तो बारदोली किसान आंदोलन में वहाँ की महिलाओं ने दी ही थी। लोकितावाड़ी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को लोकितावाड़ी। पंजाब के शेर या फिर शेर ए पंजाब का टाइटल है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह शेर ए पंजाब। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें प्रिंस ऑफ बेगर्स, भिखारियों के राजकुमार, और महामना, महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय, और प्रिंसेस ऑफ बेगर ये भी मदन मोहन मालवीय को टाइटल दिया गया है। आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय, आधुनिक भारत के निर्माता की टाइटल भी राजा राममोहन राय, और भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय। और नेक्स्ट यहाँ पर ये भी है भारत के पुनर्जागरण का भोर का तारा भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। मैसूर के टाइगर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, ध्यान रखना। मैसूर के टाइगर की टाइटल है टीपू सुल्तान, मैसूर के टाइगर है टीपू सुल्तान। ज्योतिराव फुल्ले, महात्मा फुल्ले की टाइटल है इनके पास। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हो और ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय हैं, ये दोनों, इनको टाइटल दिया गया है बंदोपाध्याय विद्यासागर। बीकाईजी रुस्तम कामा, तो बीकाईजी रुस्तम कामा है, मैडम कामा की टाइटल है इनके पास। और भारतीय क्रांति की जननी है बीकाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा या फिर भारतीय क्रांति की जननी। राष्ट्रगुरु इंडियन बुक, तो ये कहा जाता है सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है, और इंडियन बर्क भी कहा जाता है, इंडियन बर्क और राष्ट्रगुरु सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजा जी का टाइटल इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। सी राजगोपालचारी को राजा जी की उपाधि है, राजा जी का निकनेम है सी राजगोपालचारी। शेर ए कश्मीर, शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद। बम्बई नगर पालिका के जनक है फिरोज शाह मेहता, बम्बई नगर पालिका के जनक। और नेक्स्ट यहाँ पर आचार्य की टाइटल है, भारत के राष्ट्रीय शिक्षक की टाइटल है वो विनायक नरहरि भावे, जिन्हें विनोबा भावे आप कहते हो, इन्हें आचार्य भी कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रीय शिक्षक हैं विनायक नरहरि भावे, विनोबा भावे। साथ ही साथ इन्हें गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी विनोबा भावे को कहा जाता है, गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, भारत के राष्ट्रीय शिक्षक। अगला है अन्ना, अरिगनार अन्ना, ये उपाधि CN अन्नादुरई को दी गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। फादर ऑफ गुजरात रविशंकर व्यास को कहा जाता है, फादर ऑफ गुजरात रविशंकर व्यास। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की टाइटल है। देशबंधु चितरंजन दास। नेक्स्ट बात करें देशप्रिय, देशप्रिय कहा जाता है जतिंद्र मोहन सेन गुप्ता, जतिंद्र मोहन सेन गुप्ता को देशप्रिय की टाइटल है, देशप्रिय जतिंद्र मोहन सेन गुप्ता। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना की टाइटल। लोकप्रिय की उपाधि दी गई है दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलाई, गोपीनाथ बोरदोलाई लोकप्रिय की टाइटल है इनके पास। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टाइटल आपने देखी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्रोत है, प्रत्येक से पे सवाल यहाँ से भी बनता है। तो भारतीय संविधान के स्रोत की बात करें तो प्रस्तावना को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना ऐड की गई थी और इसी प्रस्तावना को भारत के संविधान में लिया गया है। जो विचार है प्रस्तावना का भारतीय संविधान में लिया गया वो USA से लिया गया है। बाकी प्रस्तावना में आप कुछ अलग अलग टर्म मिलेगी, जैसे प्रस्तावना की भाषा आपको पूछ ले इंडिविजुअल, प्रस्तावना की भाषा ये मेंशन करके भाषा का, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और केवल प्रस्तावना पूछे तो USA से ली गई है। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श हैं वो लिए गए हैं फ्रांस से। तो ये तीनों ही हो गए प्रस्तावना के बेस पर। नेक्स्ट बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की वो पंडित नेहरू द्वारा तैयार और पेश की गई संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है? आधारित है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है कनाडा से भारतीय संविधान में क्या अडॉप्ट किया गया है? कनाडा से भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन, केंद्र तथा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना, ये सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड से DPSP आयरलैंड से, और राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति पूछ ले वो भी आयरलैंड के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। और भाषा तो मैंने आपको बता दी प्रस्तावना की ऑस्ट्रेलिया से।
आपातकाल का पूछ रहे तो जर्मनी से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन वो भी साउथ अफ्रीका से। मैंने ऊपर राष्ट्रपति का बताया, वो आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका। रशिया से क्या क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य सभी को पता है, और साथ साथ पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिया गया है। एकल नागरिकता है ब्रिटेन से, संस्थात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से, और विधि का शासन ब्रिटेन से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और यूएसए से मौलिक अधिकार है, न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायिक पुनर्वलोकन है, उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए से है, और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है या फिर जो कोर्ट के जजेस पर महाभियोग है, वित्तीय आपातकाल है, ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट में बात करूं, फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र, और मैंने बताया प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला आपके सामने है कुछ इंपोर्टेंट जल संधि है, स्टेट है और चैनल है, जैसे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल जो भारत को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, पाक स्टेट का काफ़ी बार टीसीएस ने पूछा है, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल संधि। तो 10 डिग्री चैनल की बात करूं, छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली ये जो संधि है वो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड, अंडमान में छोटे अंडमान और निकोबार कार निकोबार द्वीप है, इनको आपस में अलग करती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 10 डिग्री चैनल आपको मिलेगा, ये कार निकोबार और ऊपर है आपका लिटिल अंडमान, और ये बीच में है 10 डिग्री चैनल है जो अलग कर रहा है। ये जो लोकेशन है इस साइड है भारत के 10 डिग्री चैनल, ये आप देख पा रहे हो। चैनल है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। 8 डिग्री इस साइड सबसे नीचे 8 डिग्री मिलेगा, उसके ऊपर आपको 9 डिग्री मिल जाएगा, और यहाँ से 8, 9 और 10 इस प्रकार चलते हुए 10 डिग्री मिल जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब 8 डिग्री चैनल की बात करें तो सबसे नीचे मिलेगा लेफ्ट साइड में, जो मालदीव देश है उसको मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल, फिर मालदीव मिनिकॉय से ऊपर आपका 8 से ऊपर आपका 9 डिग्री यहाँ पर होगा। तो 9 डिग्री है कहीं ना कहीं लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ है, जो लेकाडीव है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवारती को अलग करता है, या फिर कुछ ये बोले कि मिनिकॉय से लेकाडीव आइलैंड को अलग करता है, मिनिकॉय से कल्पेनी और सुहेल पार को अलग करता है, ये सभी एक ही बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, पाक जल डमरू मध्य इंपॉर्टेंट है। पाक जल डमरू मध्य किन के मध्य है, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित ये जल संधि है, और ये जल संधि पूर्व उत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से भी कनेक्ट करती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय जल संधि देखें जहाँ से टीसीएस ने सवाल पूछे हैं ऑलरेडी पहले से। बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जल संधि, आर्कटिक महासागर को बेरिंग महासागर से जोड़ती है, रशिया और अलास्का को आपस में अलग करती है, मतलब उत्तरी पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। रशिया अलास्का को बेरिंग जल संधि है वो अलग करती है। यहाँ पर आपको मिलेगी बेरिंग जल संधि, एक साइड रशिया है, दूसरी साइड यूनाइटेड स्टेट का अलास्का है, तो रशिया और यूएस के अलास्का को आपस में बेरिंग कर रहा है ये बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट यहाँ पर है डेविस जल संधि। डेविस स्टेट है, डेनमार्क को कनाडा से अलग करती है, डेनमार्क जो ग्रीनलैंड है उसको बैफिन द्वीप कनाडा से अलग करती है। मलका जल संधि अंडमान सागर जो हिंद महासागर का भाग है और दक्षिण चीन सागर जो प्रशांत महासागर का भाग है, इनको आपस में अलग करती है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। हडसन की संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, हडसन संधि, और ये दोस्तों कनाडा में ये हडसन जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर और लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है। जिब्राल्टर की बात करें भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, या फिर स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जो यूरोप और अफ्रीका है। इंग्लिश चैनल है इंपॉर्टेंट है, उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ता है इंग्लिश चैनल है। नॉर्थ सागर है जो उत्तरी ओशियन है उसको अटलांटिक से कनेक्ट करता है। ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है, ये भी कह सकते हो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस को इंग्लिश चैनल अलग करता है। और मैगलेन की संधि है ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को अलग करती है, स्टेट ऑफ मैगलेन। पनामा नहर का काफी बार पूछा जाता है सवाल, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, प यानी प्रशांत महासागर और फिर अटलांटिक आ यानी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, सेंट्रल अमेरिका का देश है पनामा। डोवर जल संधि है ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, डोवर जल संधि। नेक्स्ट यहाँ पर खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य जान लीजिएगा, जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट, क्रोमाइट और लोह अयस्क, इन चारों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य आता है वो उड़ीसा है। मैग्नीज का भी, बॉक्साइट का भी, क्रोमाइट का भी, लोह अयस्क का भी।
कॉपर में आपको पूछे तो एमपी आ जाएगा, कोयला में झारखंड है, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, हीरा में मध्य प्रदेश, गोल्ड में कर्नाटक है, सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, कैल्साइट है, राजस्थान है, खनिजों का अजायब घर। नेक्स्ट है टिन। टिन में छत्तीसगढ़ टॉप पर है, एस्बेस्टॉस, यूरेनियम, अब्रक में, माइका अब्रक में आंध्र प्रदेश है, थोरियम में केरला है, कोरंडम और पेट्रोलियम में महाराष्ट्र है, और क्रूड ऑयल का बात करें तो वो राजस्थान है। क्रूड ऑयल से ही पेट्रोलियम निकलता है, लेकिन केवल क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल में राजस्थान, प्राकृतिक गैस में असम, सेंधा नमक में हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट खाने हैं जहाँ से ये खनन होता है, जैसे खेतड़ी जो खान है किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए, खोद अरीबा राजस्थान में खेतड़ी और खोद अरीबा, कोलार माइन काफ़ी बार पूछा जाता है, गोल्ड की माइन है कर्नाटक में, मैंगनीज की एक माइन है आंध्र प्रदेश में, श्रीकाकुलम है, बाकी मैंगनीज की काला हांडी माइन है वो उड़ीसा में है, बोनाई माइन है उड़ीसा में है, बालाघाट भी मैंगनीज की माइन है, ये मध्य प्रदेश में है, रानीगंज है ये भी ये कोयला की है, रानीगंज कोयला की माइन है पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना। सतना और पन्ना है ये हीरा की माइन से मध्य प्रदेश में, झरिया झारखंड कोयला की है, बगजाता इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बगजाता झारखंड में है यूरेनियम की माइन, ठीक है। बाकी कुरनूल में आंध्र प्रदेश में हीरा की है, हजारीबाग झारखंड में अभ्रक की माइन है, जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम की माइन है, हाडस्क है मेघालय में यूरेनियम की माइन है, तोमलापल्ली आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की, कोझिकोड केरल में मैग्नेटाइट की माइन है, सेलम तमिलनाडु में मैग्नेटाइट है, नोवा मुंडी और सिंहभूम झारखंड में लोह की माइन है, ठीक है। भंडारा महाराष्ट्र में भी लोहा है, कुंद्रुमुख कर्नाटक में लोहा है, दामोद श्रेणी पश्चिम बंगाल लोहा, सुंदर पहाड़ी कर्नाटक लोहा, गोरिमा हिसानी, बादाम पाड़ राउरकेला ओडिशा में है, ये सभी यहाँ पर भी लोहा मिलेगा। बाकी 3 पहाड़ियाँ हैं, प्लानी, जाबादी और शेवराय, इन 3 पहाड़ियों में बॉक्साइट मिलता है दोस्तों, प्लानी, जाबादी, शेवराय तमिलनाडु में है ना, यहाँ पर बॉक्साइट है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में लोहा है, पंचपतमाली पहाड़ी कोरापुट ओडिशा में है, बॉक्साइट का खनन है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में बॉक्साइट है, प्लामू जो लोहरदगा झारखंड में बॉक्साइट, रामगंगा उत्तर प्रदेश में है, गोल्ड का माइन होता है, रामगिरी आंध्र प्रदेश में गोल्ड, हट्टी कर्नाटक में गोल्ड है, और मुसाबरी झारखंड में तांबा, पाचेखानी भोटांग रंगपो ये सिक्किम में है, मलाज खंड मध्य प्रदेश में कॉपर की माइन है। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य और प्रचलित व्यंजन जान लीजिएगा, जैसे मिसाल पाव है जो डिश है वो महाराष्ट्र की है, और आप कमेंट सेक्शन में बताना आप किस राज्य में बिलोंग करते हो, या फिर आपके स्पेशल कोई रीजनल है, स्पेशल डिश है, व्यंजन है, वो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिसाल पाव महाराष्ट्र का, मक्की दी रोटी सरसों दा साग है पंजाब का प्रचलित है, और ढुसका की बात करें, ढुसका झारखंड बिहार झारखंड में रहता है ढुसका, ये भी एक व्यंजन है। खोसा मैंगो पश्चिम बंगाल में, ढोकला जो डिश है ये गुजरात की है, और पपैया खार है असम की डिश है, ध्यान रखना पपैया खार असम की है। लिट्टी चौका बिहार की डिश है। नेक्स्ट बात करें रोगन जोश कश्मीर का है, धमधम इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, धमधम है पश्चिम बंगाल की डिश है धमधम। और नेक्स्ट यहाँ पर पुथेरू कुलू आंध्र प्रदेश की डिश है, दाल बाटी चूरमा राजस्थान का, और ठुकपा है अरुणाचल प्रदेश की डिश है ठुकपा। नेक्स्ट यहाँ पर जो डिश आपके लिए परोसी जा रही है पोक विथ बम्बू शूट नागालैंड की, पोक विथ बम्बू शूट नागालैंड का हो जाएगा व्यंजन। मीसा माकपुरा है मिजोरम की डिश, मीसा माकपुरा मिजोरम। बिरयानी है हैदराबाद तेलंगाना। फिश करी गोवा की डिश है। काफुली है उत्तराखंड की, ठीक है, काफुली बात हो रही ना कि काबुली, काफुली है उत्तराखंड की। नेक्स्ट यहाँ पर चकवी है त्रिपुरा का व्यंजन है चकवी। भुट्टे का कीस है मध्य प्रदेश की डिश है, भुट्टे का कीस मध्य प्रदेश। टुंडे के कबाब है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर कंगशोई मणिपुर की डिश है, ध्यान रखना कंगशोई है वो मणिपुर की है। और जादो मेघालय की डिश है, जादो है वो मेघालय की है। अप्पम केरला की है, अप्पम केरला। मोमो सिक्किम की डिश है। बिस्सी बेले बात कर्नाटक की है। और चेना पोड़ा है ओडिशा की। चिल्ला है छत्तीसगढ़ की, चेना पोड़ा ओडिशा की। तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट डिशेज हो गई। अब बेसिक 100 के आसपास शॉर्टकट की, क्योंकि शॉर्टकट की प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है एसएससी की, और शॉर्टकट की 100 एक बार जान लो यहीं से आपको मिल जाएगा। पहली बात तो अल्ट प्लस टैब से करते हैं। 2 टैब ओपन टैब है, उनमें आपस में स्विच करना है, अल्ट टैब है। और शिफ्ट यदि प्रेस करेंगे, मान लेते 2 3 4 टैब ओपन है आपके, और आप अल्ट टैब के साथ शिफ्ट भी करते हो, तो सेकेंड टैब से
ये फर्स्ट टैब, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड से थर्ड में जाना है तो उस केस में तो अल्ट टैब काम में आ जाएगा, नेक्स्ट में आप आगे से आगे चले जाएंगे। लेकिन वापस सेकेंड से फर्स्ट में आना है, उल्टा चलना, तो शिफ्ट आपको साथ में प्रेस करना पड़ेगा। अब अल्ट अल्ट प्लस F4 है, क्लोज करंट ओपन प्रोग्राम, जो भी आपका ओपन प्रोग्राम है उसको क्लोज कर लेना है। अल्ट के साथ F4 आप प्रेस करेंगे। क्लोज विंडो इन प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम में अलग अलग विंडो का कभी कभार खुले रहते हैं, उन विंडो को क्लोज करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ F4 और पूरा ही प्रोग्राम क्लोज करना है अल्ट के साथ F4। ये याद रखो, विशेषकर अल्ट F4 कंट्रोल F4 में कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर अल्ट F4 का पूछा जाता है। अब कंट्रोल अल्ट डिलीट है, तीन ये सिक्योरिटी की इन्हें कहा जाता है, थ्री फिंगर सैल्यूट भी इसे कहा जाता है सिक्योरिटी की। इसमें एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ये प्रेस करेंगे तो आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना है, लॉक करना है, टास्क मैनेजर करना है, रिबूट करना है, तो कंट्रोल अल्ट डिलीट से मिल जाते हैं। डायरेक्टली आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है। टास्क मैनेजर जो जो कंप्यूटर में आपके काम चल रहे होते हैं ना, वो बता देता है कि क्या क्या आपके बैकग्राउंड में चल रहा है कंप्यूटर में प्रोग्राम, और वो डायरेक्टली आप किल कर सकते हो उसको टास्क मैनेजर में जाकर। तो डायरेक्टली टास्क मैनेजर ओपन करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ESC करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ESC टास्क मैनेजर खुलेगा, और कंट्रोल के साथ ESC करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टार्ट मेन्यू मिल जाएगा। अल्ट के साथ ESC करेंगे तो स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार। अब टास्क बार में भी काफ़ी एप्लीकेशन है, उनमें आपस में स्विच करना है, अल्ट प्लस ESC। अल्ट प्लस एंटर ओपन प्रॉपर्टीज विंडोज ऑफ सिलेक्टेड आइकन और प्रोग्राम। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके लिए शिफ्ट प्लस F10 राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड आइटम में आपको माउस के अलावा राइट क्लिक करना है, तो शिफ्ट के साथ F10 आप प्रेस करेंगे, वहाँ पर आप कर पाएंगे। शिफ्ट के साथ डिलीट किया। अब डिलीट दो प्रकार से होते हैं, एक कंप्यूटर में आपको पता है कीबोर्ड में डिलीट की होती है, और ये डिलीट की है आप डिलीट करते तो रिसाइकल बिन में डाटा चला जाता है जो आपने डिलीट किया। लेकिन शिफ्ट की के साथ प्रेस करके आप ये डिलीट करेंगे, दोनों एक साथ है, तो वो हमेशा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा शिफ्ट के साथ डिलीट करने पर। ठीक है। फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, करंट प्रोग्राम जो भी उसमें फाइल मेन्यू निकालना है तो अल्ट के साथ F करेंगे, अल्ट F फाइल मेन्यू। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक लॉक स्क्रीन, एक मिनिमाइज ऑल द विंडो, जो भी आपका ओपन विंडोज है प्रोग्राम है उनको आपको मिनिमाइज करना है, वहाँ से हटाना है, छोटे से आइकन में लेके आना है, बिल्कुल नीचे लेके आना है। मिनिमाइज करना है तो विंडो की एक रहती है, नीचे की साइड में विंडो की रहती है जिसमें विंडो लोगो रहता है, उसके साथ में आपको M प्रेस करना है तो वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर देगा, बार बार करेंगे तो। लॉक करना है तो विंडो की के साथ L प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा। और डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप है, अब जो भी डेस्कटॉप है उसको आपको शो करना है तो विंडो की के साथ D है, डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पे जाना है, विंडो की के साथ D आप प्रेस करेंगे वो आ जाएगा। विंडो की के साथ अब 4 एरो आपको मिलते हैं कंप्यूटर में, अप डाउन लेफ्ट राइट है, तो विंडो की के साथ आपने अप एरो की तो मैक्सिमाइज द करंट प्रोग्राम है, करंट प्रोग्राम को पूरी स्क्रीन में आपको शो कर देगा मैक्सिमाइज करते हुए। और डाउन की विंडो की के साथ में तो मिनिमाइज कर लेगा। विंडो की के साथ में आपने लेफ्ट एरो प्रेस किया तो मैक्सिमाइज द ऐप और डेस्कटॉप विंडो टू द लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड में वो मैक्सिमाइज कर देगा। राइट किया, राइट एरो किया तो राइट साइड में, इस साइड में वो मैक्सिमाइज कर देगा। ये कुछ विंडो की के फंक्शन रहते हैं। बाकी विंडो की के साथ यदि आप स्पेस बार प्रेस कर देते हो तो वहाँ पर शिफ्ट स्विच इनपुट लैंग्वेज एंड कीबोर्ड लेआउट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनपुट लैंग्वेज और कीबोर्ड लेआउट आ जाता है जब विंडो की के साथ आपने स्पेस बार क्लिक कर दिया उस केस में। अल्ट के साथ स्पेस बार में क्या होगा तो ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो के क्या क्या मेन्यूज है वो अल्ट स्पेस बार। कंट्रोल के साथ D है वो डिलीट का काम करेगा और वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। कंट्रोल के साथ D डिलीट डायरेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल D से भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल के साथ R आप प्रेस करते हो तो रिफ्रेश द एक्टिव विंडो, R है, या फिर F5 जो फंक्शन की का काम है वो भी एक्टिव विंडो ओपन कर लेती है। और ESC, एक केवल और केवल ESC आपने प्रेस किया ना तो वो कोई भी प्रोग्राम को स्टॉप कर देगी या फिर उस प्रोग्राम को छोड़ देगी, करंट टास्क जो आप कर रहे हो। एक दोस्तों आपको कीबोर्ड पे PRTSCN करके की मिलता है, आप कहेंगे ये किस काम का है, ये स्क्रीनशॉट लेने का। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ योर होल स्क्रीन, पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर उसको क्लिपबोर्ड में कॉपी कर देगा PRTSCN। नेक्स्ट यहाँ पर है 12 फंक्शंस की है विंडो की, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। इन 12 फंक्शन की में आपको 5 से 6 फंक्शन की के बारे में याद रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। जैसे F1 F2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। F1 हेल्प स्क्रीन, जो भी आपको एलिमेंट देखना है, प्रोग्राम देखना है, उससे संबंधित कोई हेल्प चाहिए तो F1 हेल्प स्क्रीन।
और F2 है रीनेम द सिलेक्टेड आइटम है, सिलेक्टेड आइटम को नाम चेंज करने के लिए F2 फंक्शन की है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कंट्रोल के साथ F2 करेंगे ना तो प्रिंट प्रीव्यू विंडो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल के साथ F2 है, प्रिंट प्रीव्यू विंडो यहाँ पर खुल जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ओपन सर्च टूल, सर्च टूल के लिए F3 है। F4 है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र है वहाँ पर काम करता है। F4 जो ब्राउज़र में ओपन और क्लोज द एड्रेस बार को ओपन और क्लोज करने के लिए F4 रहेगा। अल्ट के साथ F4 है विंडो को क्लोज करने के लिए प्रोग्राम को। F5 रिफ्रेश करता है। F6 है ये साइकिल थ्रो करेगा स्क्रीन में एलिमेंट को, जैसे कि आपके स्क्रीन में कुछ ऐसे एलिमेंट है जहाँ पर क्लिकेबल क्लिक कर सकते हो, तो ऐसे एलिमेंट आपके पड़े हुए हैं तो आपको इस एलिमेंट से इसकी ओर जाना है। जो भी मेन्यू वहाँ पर रहते हैं लिखे हुए, तो आप इन एलिमेंट में साइकिल थ्रू एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में F6 प्रेस करते जाएंगे, एक दूसरे नेक्स्ट में आप मूव होते जाएंगे। और बाकी कंट्रोल के साथ F5 आप कर देंगे, स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो, अगला जो वर्कबुक विंडो है उसकी ओर आपको ले जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, F7 फंक्शन की है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 है। और शिफ्ट के साथ F7 आप करेंगे तो ओपन द सिलेक्टेड वर्ड थ्रेजर्स है, डिक्शनरी है वो ओपन कर देगा, उस वर्ड से संबंधित है कुछ सिनोनिम्स वगैरह आपको शिफ्ट F7 में मिल जाएगा। F8 है, एट बूट कर देता है, ये भी बूट आ रहा है, एट बूट कर दे रहा है जो भी सेफ मोड में आपको F8। रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है तो F9 है। और सेंड और रिसीव ईमेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में F9 है, ईमेल को रिसीव करेगा। F10 क्या है, एक्टिवेट द मेन्यू बार इन द एक्टिव ऐप में मेन्यू बार को एक्टिव करना तो F10 है। शिफ्ट के साथ F10 करेंगे तो क्या होगा, तो वो राइट क्लिक वाला काम ये कर देगा शिफ्ट के साथ F10। F11 है, आपको फुल स्क्रीन में एंटर करना है या फिर एग्जिट करना है, वो F11 है। F12 सेव एज का विंडो ओपन कर देगा, कोई भी प्रोग्राम है किस नाम से किस फोल्डर में फाइल में सेव करना है वो विकल्प मिल जाएंगे F12 सेव एज का। और F12 के कुछ अदर फंक्शन भी हैं अदर की कॉम्बिनेशन के साथ में। कंट्रोल के साथ F12 है, ओपन ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ F12। शिफ्ट के साथ F12 क्या करेगा, शिफ्ट यानी सेव कर देगा। कंट्रोल प्लस S का काम तो सेव करने का काम करता है ना, डायरेक्टली आप सेव करते हो। एक दोस्तों सेव एज रहता है, ठीक है, एक रहता है सेव। तो सेव एज में आपका होता है किस नाम से सेव करना है फोल्डर और किस फोल्डर में, स्पेशल किस फोल्डर में आपकी फाइल को सेव करना, सेव एज है जो ऊपर मैंने बताया सेव एज का। और सेव में डायरेक्टली आपको सेव करना होता है, फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज का विकल्प, सेव ओनली सेव, कंट्रोल एस का। प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में आप कंट्रोल P का इस्तेमाल करते हो, साथ ही साथ कंट्रोल F12 के साथ शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी प्रिंट डायलॉग ओपन कर देगा। और बाकी MS वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड में थोड़ा ये ब्रीफली जान लीजिएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं वर्ड में। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो इंटरफेस है MS वर्ड में सबसे ऊपर जो आपको मिल रहा है ये है क्विक एसेज टूल बार। क्या है, क्विक एसेज टूल बार। और उसके ऊपर ये आपको नाम है ना डॉक्यूमेंट का, इसे टाइटल बार कहा जाता है। सबसे ऊपर आपको टाइटल बार मिलेगा, टाइटल बार के नीचे आपको रिबन टैब्स मिलते हैं। टाइटल बार के बगल में आपको मिलता है क्विक एसेज टूल बार, जहाँ पर डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो या फिर जो भी आपने काम किया है उसको अनड्यू वगैरह है रिवर्स में चले जा सकते हो। और उसके पास में एक ऑफिस बटन भी आपको मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये पूरा आप देख पा रहे हो ये वाला सेक्शन ये है रिबन, रिबन है। और यहाँ पर 2 रूलर भी हैं। कितने रूलर होते हैं आपको पूछ ले MS वर्ड में, एक हॉरिजेंटल रूलर है ये वाला और एक वर्टिकल रूलर है, ये 2 रूलर आपको मिल जाएंगे। और ये पूरा रिबन में। और हेल्प टैब कहाँ पर मिलता है, ये वाला आपको हेल्प बटन है। बाकी विंडो की कंट्रोल है मिनिमाइज करना मैक्सिमाइज करना, इसको क्रॉस कर देना। और ये आपने देखा रिबन टैब से, रिबन टैब के नीचे ये रिबन है, ठीक है। रिबन टैब में क्या क्या है वो मिल जाएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी सबसे नीचे आपको स्टेटस बार कहाँ पर मिलती है, तो आप कहेंगे नीचे की साइड में सबसे नीचे है, ये आपको स्टेटस बार यहाँ पर मिल जाएगी, स्टेटस बार, ठीक है। और सबसे ऊपर आपने देखा टाइटल बार, सबसे नीचे यहाँ पर स्टेटस बार है। और जूम टूल से यहाँ पर आपको जूम का मिल जाता है, व्यू बटन का यहाँ पर मिल जाता है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानना आवश्यक था।
MS वर्ड के बारे में। अब MS वर्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है वो भी देख लो। कंट्रोल के साथ O करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। कंट्रोल के साथ N करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट है उसको आप क्रिएट कर पाएंगे। कंट्रोल के साथ A करेंगे तो पूरा सब कुछ आप सेलेक्ट कर पाएंगे। शिफ्ट के साथ एरो करेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक कैरेक्टर को एक समय आपको सिलेक्ट करना है। अब कंट्रोल ए में पूरा सिलेक्ट हो रहा है और शिफ्ट के साथ आपने एक एरो की प्रेस की तो एक कैरेक्टर एक समय में अलग अलग, जैसे आपको लिखा हुआ है CLOSE, तो सबसे पहले C को कर देगा, उसके बाद L को है, एक कैरेक्टर एक समय में सिलेक्ट करते हो आप शिफ्ट के साथ एरो की से सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट और एरो की तीनों एक साथ किया, सिलेक्ट टेक्स्ट वन वर्ड। अब वहां पर था एक कैरेक्टर शिफ्ट के साथ, यदि आपने शिफ्ट एरो है ही है साथ साथ कंट्रोल कर दिया तो पूरा वर्ड एक बार सेलेक्ट कर देगा। कंट्रोल के साथ एस में सेव हो जाएगा और सेव करने के लिए शिफ्ट के साथ आप F12 भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ओपन द सेव एज विंडो। अब सेव और सेव एज का F12 है, किस फाइल फोल्डर में सेव करना है F12 है, और F12 के साथ शिफ्ट कर दिया तो वो डायरेक्टली सेव कर देगा। ठीक है, तो शिफ्ट करेंगे डायरेक्टली, F12 सेव एज करता है, कंट्रोल SP सेव करता है। कंट्रोल प्लस W MS वर्ड में क्या काम करेगा, तो करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस W, और कंट्रोल के साथ S वो तो आपको सेव करने का विकल्प देता है, लेकिन इसके साथ अल्ट भी कर दिया आपने, अल्ट कंट्रोल S तीनों एक साथ, तो स्प्लिट द विंडो को स्प्लिट कर देगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एक्स है, अब कट कॉपी पेस्ट सभी को पता है, कट करना पूरा जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको कट करके, मतलब उसको डिलीट करके कहीं और जगह चिपकाना हो उस केस में कट कब किया जाता है, जब और जगह आपको पेस्ट करना होता है। तो कट कम जो फंक्शन है ना, इसमें कॉपी भी होता है, साथ साथ में कट में कॉपी भी होता है और उस जगह से वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल C में ओनली कॉपी होगा, उस जगह वो बना रहेगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। कंट्रोल V में पेस्ट कर देंगे आप उस कॉपी किए गए हो। कंट्रोल B में आप बोल्ड कर सकते हो, गहरा कर सकते हो। कंट्रोल I में आप इटैलिक कर सकते हो। कंट्रोल U में आप अंडरलाइन कर सकते हो। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस W में अंडरलाइन, जैसे पूरी एक आपने लाइन लिखी है टॉप ट्रेंडिंग GK आपने लिख दिया भाई, तो लिख दिया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो क्रॉप ट्रेंडिंग GK में यदि आपको ये पूरा अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U कर देंगे, लेकिन आपको अंडरलाइन इस प्रकार करना है कि केवल और केवल वर्ड में आए टॉप ट्रेंडिंग GK, तो उस केस में कंट्रोल शिफ्ट प्लस W करना पड़ेगा। U भूल जाओ, फिर W की साइड में आ जाओ, W की साइड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस W आप करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेट लेटर एज स्मॉल कैपिटल में आपके फॉर्मेट करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ K करेंगे और चेंज टेक्स्ट टू अपर केस जो रहता है जिसमें पहला लेटर है वो बड़ा होगा, बाकी छोटे, वो कंट्रोल अपर केस में सभी बड़े। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ A करेंगे तो अपर केस में हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ K करेंगे तो स्मॉल कैपिटल में हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप ये वाला ग्लेस देन ये सिंबल करेंगे तो टेक्स्ट स्मॉलर कर देगा और छोटी साइज में, और टेक्स्ट बड़ी साइज में लिए ये वाला ग्रेटर देन का। कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो पेज ब्रेक जो इंसर्ट हो जाएगा, कंट्रोल एंटर में पेज ब्रेक आ जाएगा। कंट्रोल के साथ K पर हाइपरलिंक आप एंटर कर सकते हो, डायरेक्टली लिंक हाइपरलिंक कंट्रोल की। और कंट्रोल Z है, आपको अंडू करना है, लास्ट जो आपने चीज़ की है प्रोग्राम किया है उसको क्या करना है, एरेज करना है, हटा देना है, कंट्रोल Z। और कंट्रोल Z करने के बाद में आपको वापस लाना है तो कंट्रोल Y से आप रिडू कर सकते हो। कंट्रोल E है, वो अलाइन टेक्स्ट करेगा, सेंटर में अलाइन करने के लिए E ध्यान रखना है, राइट में R, लेफ्ट में L और J में जस्टिफाई कर देगा, दोनों साइड बैलेंस कर देगा। कंट्रोल H में क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन खुल जाएगा। कोई भी आपको नाम सर्च करना, फाइंड करना है, उसके स्थान पर कोई दूसरा नाम वहाँ पर रिप्लेस करना है, वर्ड वगैरह, तो कंट्रोल के साथ H करेंगे। इंडेंट, कंट्रोल के साथ M है, वो इंडेंट द पैराग्राफ। इंडेंट का मतलब जगह छोड़ देना, जैसे कि काफ़ी बार होता है ना, पहला वर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है फिर वाक्य यहाँ से होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पहला यहाँ से होता है तो फिर यहाँ से होता है, तो ये आपने इंडेंट दिया है, ये आपने इंडेंट दिया है, कंट्रोल M आपने किया है। और कंट्रोल T है हैंगिंग इंडेंट देना, कंट्रोल T भी हैंगिंग इंडेंट का है। कंट्रोल P है ओपन द प्रिंट विंडो। कंट्रोल F है फाइंड, आपको सिर्फ फाइंड करना है, रिप्लेस नहीं करना तो F आएगा। यदि आपको फाइंड के साथ रिप्लेस भी करना है तो H आप करेंगे। ठीक है, कंट्रोल G है ओपन विंडो एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब में कंट्रोल G। कंट्रोल H रिप्लेस का भी देगा। D में फॉन्ट ऑप्शन, कंट्रोल D MS वर्ड में फॉन्ट ऑप्शन होगा। और सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी जान लो,
सब स्क्रिप्ट है, कंट्रोल प्लस बराबर की करेंगे तो सब स्क्रिप्ट है। काफ़ी बार ऐसा होता है, आप देखते हो H2O अब दो नीचे की साइड में आ गया है, तो ये हो रहा है सब स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट दो आपने क्या किया, शुरुआत में H2O लिखा, फिर दो को सिलेक्ट करके आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ में बराबर वाली की प्रेस कर दी, तो आपके सामने ये सब स्क्रिप्ट बन गया। सुपर स्क्रिप्ट में और हो रहा है, कंट्रोल प्लस के साथ में बराबर और प्लस वाली की एक ही होती है, लेकिन प्लस वाली बराबर वाली की में जब शिफ्ट के साथ आप करेंगे ना, तो उस केस में वो प्लस का काम कर देगी, नहीं तो वो बराबर का काम करती है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया आपने बराबर वाली की, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस वाली की आपने प्रेस की, तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। जैसे आप कई बार पावर देखते हो ना, 6 की घात 3, तो वो सब सुपर स्क्रिप्ट का कमाल है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस वाली की। और कॉपी फॉर्मेटिंग करना है, कोई भी एक सेंटेंस में कुछ अलग कलर किया हुआ है, उसकी फॉर्मेटिंग में आइकन वगैरह वो अलग अलग है, फॉन्ट साइज वगैरह, उस चीज़ को आपको पूरा कॉपी करना है। तो कंट्रोल सी तो कॉपी करता है, लेकिन शिफ्ट करेंगे तो उसका फॉर्मेट कॉपी कर देगा, और उस फॉर्मेट को पेस्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप वी करेंगे। और इंसर्ट द करंट डेट एंटर करनी है, अल्ट शिफ्ट डी करेंगे, अल्ट शिफ्ट डी में करंट डेट, अल्ट शिफ्ट डी में करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। और शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट का आपको केस चेंज करना है, शिफ्ट के साथ F3। कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे, डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर, राइट साइड की कर्सर का वर्ड डिलीट कर देगा। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो डिलीट वर्ड टू लेफ्ट ऑफ कर्सर, लेफ्ट साइड कर्सर के वो पूरा डिलीट करेगा, कंट्रोल बैक स्पेस। और कंट्रोल डिलीट है राइट साइड की, कंट्रोल END मूव कर्सर टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के एंड में आपको कर्सर को लेके जाना है, कंट्रोल के साथ एंड कर देंगे। कंट्रोल के साथ होम है, होम पहले ही पेज में आपको बिगनिंग में ही कर्सर को लेके आना उस केस में। और बाकी यहाँ पर और भी MS वर्ड में थोड़ा और आप डीपली जाएंगे तो होम टैब ओपन करना है तो अल्ट के साथ H है, इंसर्ट टैब को इंसर्ट करना है कोई तो अल्ट के साथ N है, डिज़ाइन टैब है अल्ट के साथ G, लेआउट टैब है अल्ट के साथ P, और नेक्स्ट यहाँ पर मेलिंग टैब ओपन करना है अल्ट के साथ M है। तो ये कुछ स्पेल चेक है, प्रूफ रीड लैंग्वेज है अल्ट R है, ओपन और व्यू टैब टू चूज डॉक्यूमेंट व्यू और मोड है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी डीप में चले जाते हैं। अब MS एक्सेल की है, इसी प्रकार PPT की है। MS एक्सेल में आप देख सकते हो, ये आपको आउटलुक इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो सेम चीज़ें रहती हैं। ऊपर आपको टाइटल बार है, नीचे आपको मिल जाएगा स्टेटस बार मिल जाएगा, और बाकी यहाँ पर सीट वगैरह है वो सेम फंक्शन है, रिबन वगैरह। तो यहाँ पर एक सेल का भी होता है, जैसे आपने देखा ये इसको सेल कहते हैं, ये वाला सेल है, ये पूरी रो है, ये कॉलम है, और बीच में आपस में जो रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो बना देंगे सेल है। सेल में आप विशेषकर एक्सेल का काम होता है, फॉर्मूला वगैरह है वो इंसर्ट करते हो। जैसे आपने सम का फॉर्मूला लिया, इन सभी को आप उसको ऐड करना है, तो आपने क्या किया, बराबर है, बराबर करके सम किया, और ये किसको ऐड करना है, तो ये सबसे पहले देखेंगे, ये 3 वाला आपके रो है और B वाला कॉलम है। अब ध्यान रखना, रो होती है 1 2 3 4 इस प्रकार, कॉलम ABCD इस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आप रो लिखते हो, रो में कौन सी, ये 3 है तो B, सॉरी सबसे पहले आपका कॉलम का नाम आएगा, जैसे B है तो B, और फिर रो देखेंगे B के ये वाला कहाँ पर है, B के 3 पर है तो B3, और कहाँ से कहाँ तक ऐड करना, जैसे कि इसको इन चारों को करना है, तो ये मैं करूँगा कि B3 से लेकर B6 तक, ठीक है, B6 तक, तो B3 B6 इस प्रकार करके बराबर सम B3 B6। और ये जो आप एंटर कर रहे हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बार में चला जा रहा है, ये वाला ये फॉर्मूला बार है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला एंटर करेंगे सम का, तो फॉर्मूला बार में इस टाइप से आपको शो होगा फंक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो एक्सेल की रहती हैं, जैसे एडिट करना है, जो एक्टिव सेल को एडिट करना है तो F2 है, और किसी स्पेसिफिक सेल की ओर जाना है F5 है। क्रिएट ए चार्ट सीट या फिर को सेलेक्टेड रेंज में क्रिएट करना है तो F11 है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करना है, शिफ्ट के साथ F11 है। चार्ट शीट को इंटर करना है F11, और न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना है, इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट के साथ F11 है। एंटर द करंट टाइम जैसे यहाँ पर आपको एंटर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये सेमीकोलन हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन, ये एंटर द करंट डेट है वो एंटर होगा। शिफ्ट के साथ F3, इंसर्ट फंक्शन विंडो, ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो है, वो फॉर्मूला विंडो को, फंक्शन विंडो को ओपन करना है तो शिफ्ट के साथ F3। और बाकी ये
रिबन को आपको शो करना है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, ये सारे आप देख सकते हो। एक्सेल के शॉर्टकट की है। एक दोस्तों इसमें एक्सेल में है स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सिलेक्शन। स्ट्राइक थ्रू करना है, कट करना है, जैसे आपने लिख दिया सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब, इसको ऐसे कट करना बीच में से, ये वाला लाइन जानी है, तो स्ट्राइक थ्रू कंट्रोल के साथ F करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू आप कर पाएंगे। यहाँ पर सेलेक्ट एंटायर रो है, शिफ्ट के साथ स्पेस आप क्लिक करेंगे, जो पूरी रो है, मैंने आपको ऊपर बताया रो है, ये कॉलम है, तो रो को सेलेक्ट करना है पूरी को, शिफ्ट के साथ स्पेस करेंगे, और कॉलम को करना है कंट्रोल C से, कॉलम याद रखिएगा, और रो कंट्रोल के साथ स्पेस है, कॉलम को कर देगा, शिफ्ट के साथ स्पेस है, रो को पूरा सेलेक्ट कर देगा। और बाकी ये फॉर्मूलों में अलग अलग शॉर्टकट रहता है। अल्ट के साथ में आपने बराबर किया तो ऑटो सम कर देगा, ध्यान रखना, अल्ट प्लस बराबर की ऑटो सम है। कंट्रोल के साथ में ये वाला किया तो इंसर्ट वैल्यू ऑफ एबो सेल इनटू करंट सेल, ऊपर की सेल की वैल्यू है नीचे की सेल में, या फिर जो सिलेक्टेड करंट सेल है उसमें लेकर आना है, तो कंट्रोल के साथ में ये वाला की। और बाकी यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज, कंट्रोल प्लस F9 है, मिनिमाइज है वर्कबुक विंडो, F10 है मैक्सिमाइज हो जाएगा, और रिबन को शो करना है कंट्रोल के साथ ओपन वर्कबुक में आपको स्विच करना है तो कंट्रोल के साथ F6 करेंगे, कंट्रोल के साथ टैब करेंगे, उस केस में भी आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस है, ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल, तो इसमें फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। डॉलर का सिंबल करेंगे तो फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट में आप कर पाएंगे। हैशटैग में आपका डेट फॉर्मेट आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ में है। परसेंटेज में आपके परसेंटेज फॉर्मेट है। एट द रेट में टाइम फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एट द रेट, फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट में एट द रेट है, डेट फॉर्मेट में आपका हैशटैग है, करेंसी में ये डॉलर है, और कॉमा के केस में ये आपका विस्मयादि बोधक सिंबल हो जाएगा। होम टैब में अल्ट के साथ H है, इंसर्ट टैब में अल्ट के साथ N है, पेज लेआउट टैब अल्ट के साथ P, अल्ट के साथ A में डाटा टैब है, व्यू टैब अल्ट के साथ W, फॉर्मूला टैब ध्यान रखना फॉर्मूला टैब है, अल्ट के साथ M में फॉर्मूला टैब है। हाइड द सिलेक्टेड रो है, कंट्रोल F9 है। हाइड द सिलेक्टेड कॉलम है, कंट्रोल के साथ 0 है। अब MS पावर पॉइंट की शॉर्टकट की आप देख सकते हो, ये पावर पॉइंट का इस प्रकार इंटरफेस रहता है। PPT का क्या क्या चीज़ें रहती हैं आपको रिबन में पूछ रहे तो इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, एक्रोबैट, PDF एलिमेंट, ये सभी आपको मेन्यू में मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पावर पॉइंट में आपको जानना आवश्यक है, कंट्रोल के साथ M, न्यू स्लाइड इंसर्ट करना, ये सभी पावर पॉइंट के इंपॉर्टेंट है। न्यू स्लाइड को आपको इंसर्ट करना है, कंट्रोल के साथ M करेंगे। न्यू प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करना है, कंट्रोल के साथ N करेंगे। करंट स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल के साथ आप D करेंगे। अल्ट N है, आपको कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है PPT में तो अल्ट N के साथ P करेंगे, ठीक है। F5 स्टार्ट द स्लाइड शो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो को स्टार्ट करना है, पूरा जो PPT बना दी उस स्लाइड शो को F5 आप करेंगे तो स्लाइड शो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट था यहाँ पर कंट्रोल M, जो आप एक न्यू स्लाइड एंटर करते हो वो कंट्रोल M है, और F5 जो स्लाइड शो आप स्टार्ट कर देते हो। F4 रिपीट द लास्ट प्रेजेंटेशन एक्शन को रिपीट करना तो F4 है। ESC एंड करना है स्लाइड शो को तो वो ESC आप करेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट, और टेक्स्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है, चित्र है या फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो F2 है। क्लोज द पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल Q करेंगे तो पूरा पावर पॉइंट क्लोज होगा, और स्लाइड शो एंड करना है तो ESC करेंगे, कंट्रोल Q में पावर पॉइंट क्लोज हो जाएगा। कोई शेप को आपको इंसर्ट करना है तो अल्ट N S H करेंगे। फाइल मेन्यू अल्ट के साथ F, होम टैब अल्ट के साथ H, इंसर्ट टैब अल्ट के साथ N, ये टैब ध्यान रखो भाई, होम H, इंसर्ट में अल्ट के साथ N, G के साथ डिजाइन टैब है, ट्रांजिशन टैब है वो अल्ट के साथ K में ट्रांजिशन है, एनिमेशन टैब A में है, स्लाइड शो टैब अल्ट के साथ S है, रिव्यू टैब अल्ट के साथ R है, ओपन द व्यू टैब अल्ट के साथ W है। तो ये थे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, काफ़ी लंबा हो गया लेकिन काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। इनपुट एंड आउटपुट उपकरण जान लो, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा भी इनपुट है। स्कैन करते हो, बारकोड रीडर इनपुट है, जो डिजिटाइजर टैबलेट है इनपुट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो OCR है, OMR है, IMCR है, ये सभी डिवाइसेज हैं इनपुट के। आउटपुट के कौन से जो आप देख पाते हो बाहर चीज़ें? मॉनिटर है, प्रिंटर है, ऑडियो स्पीकर है, हेडफोन है, प्लॉटर जो एज ए प्रिंटर ही रहता है,
प्रोजेक्टर, जीपीएस है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ये सभी आउटपुट डिवाइसेज हैं। अब प्रमुख डैम जान लो, कौन सी नदी पर है, कहाँ पर है ये डैम। जैसे गांधी सागर डैम है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र, गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश, बगलिहार डैम चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, भाखड़ा नागल सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा नागल, मुल्ला पेरियार पेरियार नदी केरला में है ये डैम, मैथन बांध है झारखंड में, ब्राकर नदी, निम्मो बाजगो बांध है सिंधु नदी में और जम्मू कश्मीर, श्रीशैलम कृष्णा नदी में है आंध्र प्रदेश में, चुट्टक बांध सुरु नदी पर जम्मू कश्मीर में, टिहरी है भागीरथी इंपोर्टेंट है उत्तराखंड में है टिहरी, रणजीत सागर थीन बांध है रावी नदी पर पंजाब में, अलमाटी डैम है कृष्णा नदी पर कर्नाटक में अलमाटी, पोंग है जो महाराजा प्रताप सागर डैम कहते हो ब्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है, पोचमपान डैम गोदावरी नदी पर तेलंगाना में, मैटूर बांध है कावेरी नदी तमिलनाडु, उकाई बांध ताप्ती नदी पर है गुजरात में, कृष्णराज सागर बांध आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे कावेरी नदी कर्नाटक में है, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, पंचेत डैम कहाँ पर है दामोदर नदी झारखंड में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में, हीराकुंड डैम है महानदी पर और ओडिशा में। ये आपके डैम हो गए। अब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची आ जाती है। अब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जब बात हो रही है तो यहाँ पर आर्टिकल आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 246। 246 अनुच्छेद में 7वीं अनुसूची से संबंधित आपको डिटेल मिलेगी जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान है। 3 सूचियों का उल्लेख है आर्टिकल 246, ध्यान रखिएगा। संघ सूची शुरुआत में संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कितने विषय थे तो आप कहेंगे 97 थे, वर्तमान में 100 हो चुके हैं। तो संघ सूची में 97 to 100, राज्य सूची में शुरुआत में 66 थे, वर्तमान में 61 हो गए। समवर्ती सूची में कितने हैं वर्तमान में 52 विषय हैं। एक तो ये विषय ध्यान रखना और है कौन कौन से विषय वो थोड़ा जान लीजिएगा। कहने को तो 100 विषय हैं लेकिन इंपोर्टेंट आपको बता देता हूँ। जैसे संघ सूची में आपके आ जाएगा रक्षा, सेना, रेलवे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, राजमार्ग, कम्युनिकेशन इत्यादि संघ सूची में आ जाते हैं। राज्य सूची की बात करें, पुलिस राज्य सूची का विषय है, हॉस्पिटल है, सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, सट्टा और जुआ है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची से काफ़ी बार पूछ ली जाते हैं जिसमें दोनों राज्य और केंद्र कानून बना सकती हैं। तो समवर्ती सूची 52 विषय हैं, शिक्षा, एडुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, शादी, एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार विशेष रूप से समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और शुरुआत यहाँ पर मैं बात करूँ राज्य सूची में शुरुआत में 61 विषय थे, 66 थे, बाद में 5 कम कौन से हुए कि 61 हो गए। तो 5 जो कम हुए हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय हैं राज्य सूची से समवर्ती सूची में ऐड हुए हैं। वो कौन से 5 विषय हैं? शिक्षा है, फॉरेस्ट है, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण है, वजन और मापन है, न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन है। ये 5 विषय ऐड कर दिए गए थे राज्य से समवर्ती सूची में। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट मंदिर हैं, इंपोर्टेंट में भी वेरी इंपोर्टेंट मंदिर और वेरी इंपोर्टेंट में भी वो मंदिर जहाँ से टीचर्स ने आज तक सवाल पूछे हैं, इन्हीं मंदिर से ज़्यादातर रिपीट किए हैं, वही देखेंगे। तो चोल मंदिर देखने वाले हैं। चोल मंदिर में 3 प्रमुख मंदिर आते हैं। ये 3 मंदिर हैं द्रविड़ शैली के उदाहरण है और ये 3 मंदिर है कहाँ पर? तंजावुर में है बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर एक चोल मंदिर है जिसका निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने किया था 1003 से 1010 एडी के मध्य। एक है गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, ये 1035 एडी में राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा निर्मित है। एक है दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये भी राजा राज चोल सेकंड के द्वारा। ये आपने देखा तंजावुर में बृहदेश्वर है राजा राज चोल प्रथम के द्वारा, और दरासुरम में ऐरावतेश्वर है, ये भी राजा राज है लेकिन चोल द्वितीय के द्वारा 12वीं सेंचुरी में निर्मित है ऐरावतेश्वर मंदिर। ये सभी 3 चोल मंदिर सवाल पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर नहीं है तो आप कहेंगे तंजावुर में बृहदेश्वर है राजा राज चोल प्रथम के द्वारा, दरासुरम में ऐरावतेश्वर है राजा राज चोल सेकंड के द्वारा, और गंगाईकोंडा में चोलापुरम टेम्पल है जो कि राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा निर्मित है। ये 3 चोल मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के अनुकरणीय उदाहरण है और ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जिसे कहा जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में इन 3 मंदिरों को शामिल किया गया था। अब पूछ लिया जाता है ओडिशा का लिंगराज मंदिर है, कंदारिया महादेव मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ओडिशा का लिंगराज मंदिर है ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था और सोमवंशी डायनेस्टी के थे ये, ययाति केसरी ने बनाया, सोमवंशी वंश के थे
और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर कलिंगा वास्तुकला में निर्मित है। एक मंदिर है दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर, ये खजुराहो में है। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश में। निर्माण है 910 ईस्वी में, राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया। जो विद्याधारा के काल में इसका निर्माण हुआ है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? पुरी, उड़ीसा में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1984 में मान्यता मिली है। सूर्यदेव को समर्पित मंदिर है। कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में ये मंदिर है। और इसका निर्माता इंपोर्टेंट है, पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम गंगा राजवंश के राजा के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट दोस्तों, एक ये सन टेम्पल कोणार्क का है पूरी उड़ीसा में। एक सन टेम्पल मोढेरा का भी है। मोढेरा का सन टेम्पल है गुजरात में, मोढेरा विलेज महसाणा जिला गुजरात में है, पुष्पवती नदी के किनारे। और ये चालुक्य वंश के भीम फर्स्ट के द्वारा निर्मित है सन टेम्पल मोढेरा। खजुराहो के मंदिर है। खजुराहो के मंदिर किनके द्वारा निर्मित है? चंदेल वंश के द्वारा। कहाँ पर है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के द्वारा 885 एडी से 1050 एडी के मध्य निर्मित है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता 1986 में दी गई है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। हिंदू और जैन धर्म के यहाँ पर स्मारक मंदिर मिलेंगे आपको। अब कुछ डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। जीवाणु जनित रोग में कौन से रोग आ जाते हैं? तो टीबी, प्लेग, टेटनस, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, कुष्ठ, परटूसिस जो काली खांसी है, हैजा है, ये जीवाणु जनित रोग हैं। ट्रिक क्या है? टीबी के प्लग में टीटी की टाई एकदम से कुछ काली हो गई। टीबी यानी टीबी, प्लग यानी प्लेग है, टीटी यानी टेटनस है, टाई यानी टाइफाइड है, ए यानी एंथ्रेक्स है, ए क यानी कुष्ठ है, काली कू से भी कुष्ठ है, काली यानी काली खांसी है, हे हो गई नहीं हैजा है। तो टीबी के पलंग में टीटी की काई एकदम से कुछ काली हो गई। टीबी, प्लेग, टिटनेस ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। वायरस जनित रोग, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। मम्स, मीजल्स, रेबीज, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा वायरस जनित है। अब डायरेक्टली इस प्रकार कम पूछे जाते हैं कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा वायरस जनित है। और अन्य क्या क्या पूछे जाते हैं वो देख लो। एड्स है, जैसे एड्स है वो किस वायरस से होता है? HIV वायरस में एक रेट्रो वायरस से होता है। रेट्रो वायरस का उदाहरण है HIV वायरस। रेट्रो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड यानी SSRNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज के द्वारा ये कॉपी DNA में कन्वर्ट हो जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे मनाया जाता है। एड्स के टेस्ट के लिए एक टेस्ट आता है, एलिसा टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसे कहा जाता है। एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी आता है, ये है एंटीबॉडी टेस्ट है, ठीक है, एंटीबॉडी है। एक होता है आपकी एंटीजन टेस्ट है, काफ़ी बेहतर है, कंफर्मेशन देता है। एंटीजन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। एक वैक्सीन आपको पूछ ले, अवलोक वैक्सीन किसकी है? ये एड्स की वैक्सीन हुई थी। मच्छर से फैलने वाले रोग कौन से? तो आपको पता है डेंगू है, जो मच्छर वाहक का काम करता है, ठीक है। डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। जैसे कि एक किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा और मच्छर उसका काटने पर दूसरे व्यक्ति को भी काट दिया तो वो वाहक का काम किया रोग को फैलाने में, न कि मच्छर में वो रोग हो रखा है। मच्छर से फैलने वाले रोग है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका वायरस, जापानी मस्तिष्क कोप, लसिका, फाइलेरिया, ये सभी मच्छर जनित रोग हैं। अब इनके मच्छर है कौन से जो वाहक का काम कर रहे हैं? जैसे डेंगू फैलाने वाले में मादा एनाप्लिज मच्छर है, सॉरी वो है मलेरिया का। डेंगू का है एडिज मच्छर, एडिज में भी मादा मच्छर रहता है, एडिज मच्छर है डेंगू का। मलेरिया का पूछ ले तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, लेकिन जो फैलाने का काम कर रहा है वो मादा एनाफ्लिज मच्छर करता है। चिकनगुनिया है, ये भी वायरस से होता है। संक्रमित मादा एडिज इजिप्टी के काटने से, एडिज एल्बोपेक्टस और एडिज इजिप्टी मच्छरों से, ये भी एडिज मच्छर से होता है। चिकनगुनिया भी, डेंगू भी एडिज से। जीका वायरस है एक संक्रमित एडिज मच्छर, एडिज मच्छर से बहुत सारे हैं, जीका भी एडिज। लेकिन जो जापानी मस्तिष्क कोप है ये क्यूलैक्स मच्छरों के काटने से, जापानी मस्तिष्क कोप क्यूलैक्स मच्छर। और जो फील पाँव है लसिका फाइलेरिया बोला जाता है, मच्छरों के काटने से होता है, परजीवी कीड़े के कारण होता है। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करें, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, श्वेत प्रदर हैं। गंदे जल और गंदे भोजन जनित रोग में पोलियो, पीलिया, हैजा, टाइफाइड आ जाएगा। आनुवांशिक रोग में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, ये आनुवांशिक है। कवक जनिक में गंजा दामाद खाए फ्रूट यानी गंजापन है, खुजली है, एथलीट फूट है, एस्परजिलोसिस है, ये सभी कवक जनित है। ऑटो इम्यून जैसे सोराइसिस जैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून जो खुद की कोशिका खुद ही को मार देती है, एक दूसरे को खा जाती है। प्रोटीन की कमी से रोग होता है। एक क्वाशियोर्कर रोग है, एक आपके
मरस्मस रोग है। मरस्मस रोग में सब कुछ कम हो जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटोजोआ जनित रोग में आपके कौन से हैं? काला आजार का पूछा जाता है, किस प्रोटोजोआ के कारण? लिस्मानिया के कारण होता है। प्रोटोजोआ में मलेरिया भी प्रोटोजोआ, अफ्रीकन निंद्रा रोग भी प्रोटोजोआ, पायरिया है, अमीबी दस्त है, ये सभी प्रोटोजोआ से होते हैं। मरकरी के कारण होता है मीना माता रोग, कैडमियम के कारण ईटाई, आर्सेनिक के कारण ब्लैक वुड रोग, नाइट्रेट के कारण बलू बेबी सिंड्रोम, HDCV और एंटी रेबीज वैक्सीन है, ये रेबीज हेतु है, ये 2 वैक्सीन है। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड टेस्ट के लिए। मॉन्टेक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए, मॉन्टेक्स टेस्ट परीक्षण है टीबी के लिए, विडाल टेस्ट है टाइफाइड के लिए। आयरन की कमी से रोग हो जाता है एनीमिया रोग है। आयरन के स्रोत में आपके पालक है, शकरकंद है, गुड़ है, इसमें आयरन मिल जाएगा आपको। विटामिन के रासायनिक नाम और संबंधित रोग उनसे जुड़ा हुआ। जैसे विटामिन की बात हो रही है तो आपके सीजीएल में ऑलरेडी पूछा हुआ है विटामिन की नाम से कि किसने किया है नामकरण वगैरह। 1913 में कासिमिर फंक ने भोजन में वाइटल एमिन नाम दिया था, जिसकी खोज बाद में विटामिन पहली बार 1926 में अलग हुआ और थाइमिन नाम इसे दिया गया था। 1936 में पहला विटामिन जो खोजा गया था B1 था, विटामिन B1 पहला विटामिन था, न कि ए था, ध्यान रखना, विटामिन B1 फर्स्ट था। 1913 से, हालांकि विटामिन B1 ये 1910 में ही खोज लिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1913 से 1948 के बीच में विटामिन की खोज हुई। लास्ट में 1948 में विटामिन B12 की खोज हुई थी। और B12 है, फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, वो विटामिन B12 की कमी, एनीमिया की बात होती है तो फोलिक एसिड की कमी से हो जाता है। बाकी विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, B6 की कमी से भी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफथलेमिया हो जाता है, C से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन B और विटामिन C ये आपके जल में घुलनशील है, मतलब आप इनका इंटेक डेली आपको चाहिए, क्योंकि ये स्टोर तो रहते नहीं है। और विटामिन सी ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपने ले लिया तो पूरे महीने आपके शरीर में पड़ा रहेगा, वहाँ से वो आपके ऑटोमेटिक इम्यूनिटी आपको बूस्ट करता है, क्योंकि विटामिन सी है ज़्यादातर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके लिए आप उसको डेली 1-2 दिन में इंटेक लो विटामिन सी का। जो सीट्रस फ्रूट है ना, उसमें विटामिन सी ज़्यादा है, संतरा वगैरह में, नींबू में भी विटामिन सी। स्कर्वी रोग हो जाता है कमी से, मसूड़े फूल जाते हैं। विटामिन डी सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है डी की कमी से। ई से जनन शक्ति कम हो जाती है। के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता, स्राव हो जाएगा। एंटन हीमोफीलिया ही यही कारण होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता, विटामिन के से। B3 से त्वचा पर दाद है। B7 से लकवा और शरीर में दर्द। B1 बेरी है। विटामिन ए है, B1 सबसे पहले खोजा गया, जिसे थाइमिन कहा जाता है। ए को रेटिनॉल उसके बाद ए खोजा गया 1913 में। B2 है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। B5 पेंटाथोनिक है। B6 है पायरिडॉक्सिन है। B7 बायोटिन है। B9 है फोलिक एसिड है, B9 है, ठीक है, B9 फोलिक एसिड। साइनोकोबालमिन B12 है, यीस्ट में पाया जाएगा, लीवर में पाया जाएगा, 1948 में खोजा गया। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। डी कैल्सीफेरॉल, ई है टोकोफेरॉल और फाइटोनडाइन ये विटामिन के है। अब देख लेते हैं कुछ मुगल वास्तुकला के गार्डन और मुगल के मकबरे, जैसे कि बाबर है। बाबर का मकबरा है आगरा उद्यान, रामबाग नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनको दफनाया गया बाबर को, आगरा उद्यान। और उसके शरीर को बाद में काबुल में बाग बाबर में ले जाया गया था। हुमायूं को दिल्ली के एक मकबरे के गार्डन में दफनाया गया था। हुमायूं को दिल्ली का, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा आगरा में, ठीक है, आगरा के बाहर सिकंदरा में आपको मिल जाएगा अकबर का मकबरा। जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान के बाहर शाहदरा में। और शाहजहाँ है ताजमहल आगरा में, अपनी पत्नी के पास में दफनाया गया शाहजहाँ को। औरंगजेब को दौलताबाद के बाद खुलदाबाद में बिना किसी मकबरे के एक साधारण मकबरे में दफनाया गया। प्रमुख मुगल वास्तुकला के गार्डन कौन से हैं? मुगल वास्तुकला पर आधारित है, जैसे शालीमार बाग है श्रीनगर में, ये भी मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, जो कि जहांगीर के द्वारा उनकी पत्नी नूरजहाँ के लिए बनाया गया है, शालीमार बाग श्रीनगर में। ताजमहल है आगरा शाहजहाँ के द्वारा अपनी पत्नी के लिए, और उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिजाइन किया गया है ताजमहल को। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया है एडविन ल्यूटियंस ने, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी, राष्ट्रपति भवन एडविन ल्यूटियंस ने किया है। ताजमहल है कब 1631 में स्टार्ट हुआ है, और जो राष्ट्रपति भवन है ये भी उदाहरण है मुगल शैली का। तो राष्ट्रपति भवन 1912 से 1929 के मध्य। हुमायूं की टॉम है जो दिल्ली में है, ये भी इसी का उदाहरण है। निशांत बाग श्रीनगर में है, 1633 में आसिफ खान के द्वारा, जो कि एल्डर ब्रदर थे नूरजहाँ के, उनके द्वारा निर्मित है। खुसरो बाग प्रयागराज में दोस्तों, खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे, खुसरो बाग प्रयागराज में। पिंजौर गार्डन, यादविंद्र गार्डन, ये पंचकुला हरियाणा में है, फिदाई खान कोका के द्वारा निर्मित है।
विरांग गार्डन है अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, रोशनहरा बाग है दिल्ली में, रोशनहरा बेगम के द्वारा जो शाहजहाँ की पुत्री थी, सेकंड पुत्री उनके द्वारा, और वृंदावन गार्डन है मैसूर में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें वेबगत के सिद्धांत की, टीसीएस ने ऐसा हो ही नहीं सकता है इस टॉपिक से सवाल किसी भी एग्जाम में ना पूछा हो। वेबगत का सिद्धांत राज्य हड़प नीति, डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। वेबगत का सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सन याद रखना 1848 से 1856 में अलग अलग राज्यों को हड़पा गया। पहला सतारा को हड़पा गया था 1848 में। तो राज्य हड़प नीति में जिसका कोई पैतृक वारिस नहीं होता था उत्तराधिकारी, उस केस में उस राज्य की सत्ता है वो कंपनी के पास चली जा रही थी, ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी के पास आ रही थी। वेबगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य था सतारा, और लास्ट में अवध को किया गया था 1856 में। तो ये विलय राज्य कब कब हुए हैं ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किए गए राज्य सतारा 1848 में, उसके बाद जैतपुर हुआ है 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में। भाई ये ऐसे ही ना बोल रहा हूँ, इनको याद करो रट्टो, ये सवाल टीसीएस ने प्रत्येक एग्जाम में पूछे कब कब किसका विलय हुआ। झांसी का ऑलरेडी मेरे को याद आ रहा पूछा हुआ, अवध का पूछा हुआ है, सतारा का पूछा हुआ, तीन तो। उदयपुर 1852, झांसी याद रखो 1853 को, ठीक है, बल दीजिए इस पर, 1853 है झांसी, और नागपुर 1854 है, नागपुर 54 है, करौली 1855 है, अवध को 1856 में। अब अवध का नाम आया तो आपको पता होगा डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि अवध एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन उनके मुंह में गिर जाएगा, इस प्रकार वर्णित किया है डलहौजी ने 1851 में ये बात कही थी। अब नदियों की बात कर लेते हैं, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से भी सवाल बन रहे हैं। नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये नदियाँ हैं कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, ब्राह्मणी, ये गंगा वगैरह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ हैं। खंबात की खाड़ी में समानता है, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं जो अरब सागर में है, जो आप कह सकते हो। माही, नर्मदा, ताप्ती, अरब सागर, खंबात की खाड़ी में विशेषकर। अरब सागर में लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा अरब सागर में। प्रमुख नदियाँ और उनका उद्गम स्थल है दोस्तों, जरूर याद रखना, वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ कुछ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा डिटेल में जानना नदियों, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी है और कहाँ से वो उद्गम होती हैं, किस राज्य से फ्लो होती है, वो तो मैं प्रमुख नदियों का बता देता हूँ आपको। बाकी आपको इनका नदी तंत्र है, सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ आ जाएगी, जैसे सतलज, झेलम, रावी, व्यास, चेनाब, सहायक नदियाँ, और सिंधु नदी, ये सिंधु नदी तंत्र में। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। 1960 में भारत पाक के बीच हुए सिंधु जल समझौते के तहत भारत सतलज, रावी के 80% और झेलम, चेनाब की 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। अब ये जो सिंधु जल समझौता, इसको थोड़ा डिटेल में जान लो। 1960 में हुआ है सिंधु जल समझौता, 19 सितंबर 1960 को। कहाँ पर हुआ पूछा जाता है, कराची में हुआ है, ठीक है, कराची में हुआ है सिंधु जल समझौता। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। मध्यस्थता का काम किया है वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें जो अधिकार दिया गया है, तीन जो पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया है। ब्यास, रावी, सतलज पूर्वी नदियों का नियंत्रण भारत में, और जो पश्चिमी नदियां हैं जिसमें सिंधु, चेनाब और झेलम आ जाती है, वो पाकिस्तान को दे दिया गया। सिंधु की सहायक नदी में सतलुज, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, श्रृंगार, गिलगित और श्योक नदियां हैं। अब गंगा की बात करें तो गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से। जहाँ पर उद्गम होता है उसे वहाँ भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अब पंचप्रयाग की बात आती है तो पंचप्रयाग भी याद रखो। देव प्रयाग है जहाँ पर गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। पंचप्रयाग में देव, रुद्र, कर्ण, नंद, विष्णु। तो देव प्रयाग है कौन सी नदियों का संगम में, अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जब संगम हो जाता है तो ये बन जाती है दोस्तों गंगा। इसी संगम स्थान के बाद इस नदी को गंगा कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी मिली मतलब गंगा बन गई। रुद्रप्रयाग में, ये देवप्रयाग हो रहा है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में क्या हो रहा है, रुद्र में मंदाकिनी और अलकनंदा। भाई अलकनंदा तो है ही है, ध्यान रखो सभी में। बाकी अलग नदी कौन सी है, देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ भागीरथी गंगा, रुद्र में अलकनंदा के साथ मंदाकिनी है। कर्णप्रयाग में क्या है, अलकनंदा के साथ में पिंडर नदी है। नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ में नंदाकिनी है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ में धौली गंगा है विष्णु प्रयाग में, ठीक है। ये हो गया पंचप्रयाग। बाकी गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को
बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, गंगा को पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम है तिब्बत में, उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से, और तिब्बत में जो उद्गम होता है वहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। अपवाद तंत्र है, 3 देश से, तिब्बत से, भारत से, बांग्लादेश में विस्तृत है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता है, माजुली द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप है, ये इसी नदी पर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसी नदी पर असम में है, माजुली आइलैंड है। अब गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। सतलुज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से। यमुना है, ये बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से। कृष्णा है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से। झेलम है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। अब इनका अपवाद क्षेत्र है, कौन कौन से राज्य से प्रमुख नदियां बहती हैं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा वगैरह देख लो। जैसे गंगा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली से होते हुए। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में। भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कृष्णा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। अब फिल्म अवार्ड देख लो। फिल्म अवार्ड में विशेषकर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड जो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में दिए जाने थे, कोविड के कारण अभी सितंबर 2021 को प्रेजेंट किया गया। 68वां नेशनल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए 2022 में, सितंबर 2022 में दिए गए, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म है सुराराई पोट्रू। ये जो फिल्म है ना, तमिल फिल्म है, आपको पूछ लें क्योंकि फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, किस लैंग्वेज की है, तमिल मूवी है सुराराई पोट्रू, बेस्ट फीचर फिल्म है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है टेस्टिमोनी ऑफ अन्ना। दादा साहेब फाल्के अवार्ड अब 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत दिया गया है आशा पारेख को। सबसे अधिक अवार्ड इसी सुराराई पोट्रू को दिया गया है। क्या आपने देखी है ये मूवी? नेक्स्ट यहाँ पर बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है मध्य प्रदेश। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म है सुम्मी। ठीक है, बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर मांडेला। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड है, वो दिया गया है तले डांडा को दिया गया है। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज है फनरल है, बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज। बेस्ट एक्टर है, वो बेस्ट एक्टर अभिनेता का आवाज़ सूर्या को दिया गया है, सुराराई पोट्रू में ये अभिनेता थे, तमिल की मूवी है। और बेस्ट एक्टर में अजय देवगन को भी दिया गया है थानाजी द अनसंग वॉरियर हेतु। नेक्स्ट यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस है अपर्णा बालामुरारी, ये दिया गया है इस सुराराई पोट्रू की एक्ट्रेस है ये, बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपर्णा को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है बिजू मेनन को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है वो लक्ष्मी प्रिया। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का है राहुल देश पांडे। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर है ये है दोस्तों नांजिया माम। बेस्ट स्क्रीन प्ले है सुधा कोंगारा और शालिनी उषा नैयर को दिया गया है। तो ये है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। और अब देख लेते हैं फिल्म फेयर अवार्ड। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड जो 30 अगस्त 2022 को दिया गया है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में द टाइम्स ग्रुप के द्वारा ये ऑर्गेनाइज था। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 30 अगस्त 2022 को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें शेर शाह को दिया गया फिल्म का नाम। और क्राइटिक्स अवार्ड दिया गया बेस्ट फिल्म का सरदार उद्धम को। क्राइटिक्स अवार्ड बेस्ट फिल्म सरदार उद्धम। मोस्ट अवार्ड मिले हैं सरदार उद्धम को, 9 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का मिला है विष्णुवर्धन को, शेरशाह मूवी का डायरेक्ट किया है इन्होंने विष्णुवर्धन को बेस्ट डायरेक्टर का। बेस्ट एक्टर का रणवीर सिंह को, ये फिल्म फेयर अवार्ड है, उनकी मूवी है 83 की थी। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन मिमी मूवी में इन्होंने अभिनय किया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर साई तमांकर। बेस्ट मेल डेब्यू ईहान भट्ट। बेस्ट फीमेल डेब्यू श्रावरी वाघ। बेस्ट स्टोरी अभिषेक कपूर। बेस्ट स्क्रीन प्ले का दिया गया है शुभेंदु भट्टाचार्य को। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है ओलंपिक की। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2020 में विशेषकर जो भारतीय मेडल जीते हैं, किसने जीता है, कौन सा मेडल जीता है, और थोड़ा ब्रीफली और डिटेल में जानते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट ओलंपिक से जुड़े हुए सदाबहार फैक्ट। ओलंपिक था 2020 में 32वां संस्करण। कौन सा 32वां? टोक्यो जापान में हुआ है। उद्घाटनकर्ता जापान के सम्राट नारुहितो के द्वारा। 2020 ओलंपिक का शुभंकर क्या है? वो है दोस्तों मिराइटोवा। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक का शुभंकर है सोमिटी और ओलंपिक का है मिराइटोवा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एमसी मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हैं, ये ओपनिंग सेरेमनी के थे फ्लैट बैरियर ध्वजवाहक, और समापन पे थे पहलवान बजरंग पूनिया। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया। 2020 टोक्यो ओलंपिक का मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग था तू ठान ले, जिसको प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने आवाज़ दी थी।
टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया ये पूछ रहे, तो 127 खिलाड़ियों ने भाग लिया। रियो में लिया था 117 में 2016 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक विजेता टॉप 5 देश आप देखेंगे, भारत का रैंक है 48वां। पदक विजेता में यूनाइटेड स्टेट के सबसे अधिक 113 मेडल थे, जिसमें 39 गोल्ड थे, 41 सिल्वर थे, 33 ब्रॉन्ज थे। उसके बाद सेकेंड चाइना, फिर जापान, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया और 48वीं रैंक भारत है। भारत के गोल्ड सिल्वर कांस्य कितने आए हैं? 1-2 का फॉर हुआ है। मतलब भारत का एक आया है गोल्ड नीरज चोपड़ा, 2 आए हैं सिल्वर और 4 आए हैं ब्रॉन्ज। टोटल 7 मेडल। भारत की रैंक रही है 48वीं। ठीक है, ओलंपिक में 48वीं रही है, तो पैरा ओलंपिक में कितनी रही? तो भाग 2 कर दो भाई, 24वीं रैंक रही है पैरा ओलंपिक में। भारत की स्थिति है 7 मेडल थे, 48वीं रैंक थी। टोक्यो ओलंपिक 2021 तक भारत के कुल मेडल हैं, तो भारत के कुल मेडल हो चुके हैं फिलहाल 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज। ठीक है, 10 + 9 + 16 हो चुके हैं, यानी टोटल 35 मेडल भारत की झोली में अब तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो भारत का एक गोल्ड जो आया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, नीरज चोपड़ा ने जीता है। कितना मीटर का थ्रो किया है? भाला फेंक के, ये जेवलिन थ्रो में जीता है गोल्ड मेडल। 87.58 मीटर का थ्रो किया है। ठीक है, ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। बिंद्रा ने उस समय 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड जीता था। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से आते हैं। एथलेटिक्स में अब तक का भारत का पहला मेडल इन्होंने दिलाया है 87.58 मीटर के थ्रो के साथ में। ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं अभिनव बिंद्रा के बाद। इस प्रकार अब तक ओलंपिक में कुल 10 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड भी है वैसे, जो उन्होंने वर्ल्ड अंडर-20 रिकॉर्ड कैटेगरी में बनाया था। और बाकी यहाँ पर बात करूँ मैं, सिल्वर मेडल 2 जीते, वो किसने जीते हैं? रवि कुमार दहिया ने, मीराबाई चानू ने। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग, मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग। रवि कुमार दहिया ने सिल्वर जीता है। गोल्ड जो जीता है इस किलोग्राम भार वर्ग में, वो रूस के पहलवान जाबूर यूगेव थे, उन्हीं से ये हारे होंगे। मीराबाई चानू ने जीता है गोल्ड, चीन के हाउ झिऊ ने जीता, लेकिन सिल्वर है मीराबाई चानू ने। इनका भार वर्ग जरूर याद रखना, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ। 49 किलोग्राम मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम, दोनों ने सिल्वर जीता है। इस प्रकार ओलंपिक में भारत के कुल 9 सिल्वर मेडल। तो ब्रॉन्ज यहाँ पर 4 जीते हैं ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक में 4 ब्रॉन्ज मेडल में पुरुष हॉकी टीम ने जीता काफ़ी समय बाद। भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। ध्यान रखना, जर्मनी को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता है, ये पूछा हुआ है ऑलरेडी सवाल हाल ही में। पुरुष फील्ड हॉकी टीम में गोल्ड जीता है बेल्जियम ने और सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीता है और सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम के हाथों हार मिली थी। भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य जीता, लेकिन जर्मनी को हराने के बाद वो बेल्जियम से हार गई और कांस्य पर उनको संतोष करना पड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और प्रमुख हॉकी खिलाड़ी टीम में खिलाड़ी कौन थे भाई? पूछ लें, ये सभी खिलाड़ी हैं हॉकी से जुड़े हुए, क्योंकि इन्होंने मेडल जो जीता है ओलंपिक में। गोलकीपर कौन थे हॉकी टीम के? PR श्रीजेश थे, याद रखना, पुरुष हॉकी टीम PR श्रीजेश है। बाकी डिफेंडर है हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, बरिंदर लकड़ा। मिडफील्डर में हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह कप्तान है, कप्तान मनप्रीत सिंह, गोलकीपर PR श्रीजेश, विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा, सुमितो। फॉरवर्ड में आपके शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरजन सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह। हॉकी में 11 होते हैं ना। स्टैंड बाय में कृष्ण पाठक, जो स्टैंड बाय थे, खेल तो नहीं रहे थे लेकिन स्टैंड बाय में रखे हुए थे, ये गोलकीपर की भूमिका में थे। हेड कोच ग्राम रेड थे, भारतीय हॉकी टीम के हेड कोच ग्राम रेड। अब जो मैं ब्रॉन्ज मेडल की बात कर रहा हूँ, हॉकी टीम ने जीता है। और किसने जीता है? बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लवलिन बोरगोहेन ने जीता है, PV सिंधु ने जीता है, ये 4 ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में, और बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता है, वेट लिफ्टिंग में जीता है, सॉरी बॉक्सिंग में जीता है लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वाल्टर वेट में। ठीक है, असम से ये बिलोंग करती हैं। बजरंग पूनिया हरियाणा से आते हैं, लवलीना बोरगोहेन असम से आते हैं, असम से आती हैं। PV सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है ब्रॉन्ज मेडल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। तो इस प्रकार ये 4 हो गए भारत के ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, 87.58 मीटर का थ्रो। वैसे एंग्लो इंडियन जरूर थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे 1900 में, पहली बार जो भारतीय ओलंपिक में भाग लिया उसी में नॉर्मन पिर्जार्ड ने, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे, न कि भारतीय थे। भारत ने लंदन 2012 में ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ पदक जीते थे, लेकिन फिलहाल अभी ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में हो चुका है। 7 मेडल के साथ में सर्वश्रेष्ठ भारत का अब तक का प्रदर्शन है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 1 से अधिक मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है ओलंपिक में? सुशील कुमार ने कुश्ती में 1 से अधिक मेडल जीते हैं और 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, 2012 में सिल्वर जीता है, 2 मेडल।
तो सुशील कुमार हैं, ये पुरुष खिलाड़ी हैं, लेकिन महिला खिलाड़ी की केस में एक से अधिक मेडल जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में 2016 में भी जीता है और 20 में भी जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला मेडल कोई दिलाया है तो अब की बार मीराबाई चानू ने पहला मेडल लेके आए हैं 49 किलोग्राम भार वर्ग में। वेट लिफ्टिंग में भारत का दूसरा मेडल है ये मीराबाई चानू का। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय तलवारबाज अब की बार फेंसर जो तलवारबाज थे वो भवानी देवी, ध्यान रखना भवानी देवी। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की पहली महिला नाविक है, फीमेल सेलर है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए। नेत्रा कुमानन नाम है इनका, नेत्रा कुमानन है। तैराकी में ए योग्यता मानक हासिल करने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले जो तैराक है वो है साजन प्रकाश और श्री हरि नटराज। टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारतीय ओलंपिक पदक विजेता की लिस्ट है। तो ये पूरे पदक विजेता आज तक टोक्यो ओलंपिक भारत के 35 जो मेडल जीते हैं ना भारत, ये सभी पदक विजेता हैं। नॉर्मन पिर्जार्ड ये एंग्लो इंडियन थे शुरुआत में, 1900 में फ्रांस ओलंपिक में जीता है। किन्होंने कहाँ पर कौन सा मेडल जीता है ये सभी आप पीडीएफ में देख लेना, इंपॉर्टेंट बनता है किस खिलाड़ी ने कौन सा जीता है। और महिला विजेता, महिला में प्रथम मेडल कर्णम मलेश्वरी ने जीता है वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम भार वर्ग में 2000 के ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में, ध्यान रखना। मैरी कॉम जीत चुकी है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और लवलीना बोरगोहेन, क्योंकि पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते हैं, ठीक है, एक ये और बाकी ये 2020 में बॉक्सिंग में जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। तो ये 2020 के 3 मेडल हो गए विमन के, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक देखें तो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक है 48/2 थी, क्योंकि ओलंपिक में 48, पैरा ओलंपिक में इसका आधा 24वीं रैंक है। पैरा ओलंपिक में भारत के मेडल काफ़ी आए हैं, 19 मेडल जीते हैं भारत ने। 19 मेडल में 16 मेल और 3 फीमेल ने जीते हैं, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के सभी मेडल डिटेल आप देख सकते हो, जो 19 मेडल जीते हैं, किन्होंने कौन सा जीता है। विशेषकर गोल्ड तो याद रखना ही है। गोल्ड में अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, ये 5 गोल्ड जीत लिए हैं। तो इन 5 गोल्ड में किस स्पोर्ट इवेंट में जीते हैं? अवनी लेखरा ने जो गोल्ड जीता राजस्थान से वुमन 10 मीटर एयर राइफल में SH1 में। सुमित अंतिल जो हरियाणा से हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता है गोल्ड। मनीष नरवाल ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में गोल्ड जीता, ये भी हरियाणा से हैं। प्रमोद भगत ने मैन सिंगल्स बैडमिंटन में जीता है गोल्ड, बिहार से है। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में मैन सिंगल्स में गोल्ड जीता है, राजस्थान से है। तो ये मैन सिंगल्स है बैडमिंटन में, ये 5 गोल्ड हैं। बाकी सिल्वर भी काफ़ी मेडल यहाँ पर जीत चुके हैं। सिल्वर में किन्होंने जीता है? भाविना पटेल टेबल टेनिस, निषाद कुमार हाई जंप, योगेश कथुरिया डिस्कस थ्रो, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन, मरेपन थंगावेलू हाई जंप, प्रवीण कुमार हाई जंप, सिंहराज अधाना 50 मीटर पिस्टल, सुहास लालिनकेरे यतिराज बैडमिंटन सिल्वर, ये सिल्वर मेडल विजेता है। और बाकी ब्रॉन्ज आप देख सकते हो, अन्य जो खिलाड़ी हैं ब्रॉन्ज। अब कौन से इवेंट स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं ये याद रखो। सुंदर सिंह गुर्जर है जेवलिन थ्रो, सिंहराज अधाना है शूटिंग से, शरद कुमार है हाई जंप है, अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते हैं अब की बार। हरविंदर सिंह ने आर्चरी में, मनोज सरकार, हरविंदर सिंह आर्चरी ध्यान रखो, मनोज सरकार बैडमिंटन। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रमुख एक्ट हैं। अब एक्ट का सन बताने वाला हूँ, ना कि डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी एक्ट के बारे में बात होगी यहाँ पर। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ये सन याद रखो दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। ठगी एंड डैकोटी सप्रेशन एक्ट 1836 से 1848 में, ये डकैती और ठगी का जो सप्रेशन एक्ट है 1836 से 1848। इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, 1909 का एक्ट को मार्ले मिंटो कहा जाता है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 वाला। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। और इल्बर्ट बिल कब आया है? इल्बर्ट बिल ध्यान रखो 1883 में, लॉर्ड रिपन के काल में। जो एक्ट आए हैं ना उनके समय गवर्नर जनरल कौन थे ये भी ध्यान रखना। इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है ये 1871 में। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में। रोलेट एक्ट 1919 में रोलेट एक्ट। आर्म्स एक्ट 1878 में, वर्तमान में 1959 में आर्म्स एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल 2016। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट का 1986 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, पर्यावरण का 1986 में है। वायु प्रदूषण और जो कंट्रोल करना उसका अधिनियम है 1981 का वायु का। फॉरेस्ट वन संरक्षण एक्ट है 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, पोक्सो एक्ट 2012, पोस्को है 2012 पोक्सो एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 ध्यान रखिएगा। पीसीपीएनडीटी एक्ट है जो भ्रूण हत्या वगैरह वाला 1994, भ्रूण जांच नहीं कर सकते हो। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, पीसीपीएनडीटी 1994 का एक्ट है। चाइल्ड लेबर है, बच्चों से श्रम कराते हो 1986। पोक्सो एक्ट है 2012 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट है, विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट 1929 है। मुस्लिम वुमन जो 3 तलाक एक्ट आया है वो 2019 में। और इंडेसेंट रिप्रेजेंट ऑफ वीमेन एक्ट IRW 1986। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल आया 2021 में। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ITPA 1986। राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी एक्ट 2016 है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 याद रखिएगा। एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, ये एपिडेमिक डिजीज है 1900 जो महामारी वाला 1897 में आया था, 1897 एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। डिजास्टर मैनेजमेंट 2005, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार 2005 और शिक्षा का अधिकार 2009 और फिर वो अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS एक्ट है 1986। ये प्रमुख एक्ट हो गई। नेक्स्ट है संविधान के सभी भाग हैं, टोटल आपको 22-25 भाग है वो ध्यान रखना है। मूल 22 भाग हैं और बाकी आपको इंटरनल 3 और मिल जाएंगे तो 25 हो जाते हैं टोटल। संविधान के सभी भाग हैं, किस भाग में क्या क्या उल्लेख है, कौन से आर्टिकल है वो देख लो। जैसे संविधान के आपके 22 भाग देखने हैं, साथ ही साथ आपको 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है ना वो भी देखने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी सवाल बनते हैं। भाग फर्स्ट में संघ और उसके क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक है भाग फर्स्ट, संघ और उसके क्षेत्र। नागरिकता है आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से 35। भाग 4 में है DPSP 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। अब भाग 4A में मैंने कहा 3 इंटरनल है, न कि डायरेक्टली आपको 25 मिलेंगे। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A में रखे गए हैं मौलिक कर्तव्य। 5 में क्या है, संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 संघ है 5 में। 6 में है 152 से 237 है भाग 6 में, राज्य आपको मिल जाएंगे। 7 में भाग 7 है, ये संविधान 7वां संशोधन हुआ, इसके द्वारा इसको निरस्त किया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश आपको 8 में मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 239 से 242 भाग 8 में UT है। भाग 9 में पंचायत हैं 243 से 243O तक है और ये इंटरनल एक और मिल गया। 9A में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं, आर्टिकल 243। O के बाद P से ZG तक है 243, ZG ये याद रखो, Z खत्म हुआ फिर ZA ZB ZG तक चला गया। भाग 10 में SC और ST क्षेत्र है 244 से 244A है इसमें। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध 11 में मिलेंगे, 245 से 263 आर्टिकल है। भाग 12 में वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद 264 से 300A में आपको मिलेगा। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम भाग 13। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, आर्टिकल 308 से 323 है। भाग 14A में आपको अधिकरण मिलेंगे, आर्टिकल 323A से 323B। भाग 15 में निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 329A। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है 330 से लेकर 342। भाग 17 में राजभाषा 17 में है, आर्टिकल 343 से 351 राजभाषा का है 17 में। 18 में है इमरजेंसी आपातकालीन प्रावधान, आर्टिकल 352 से 60 है ना, वो भाग 18 में है इमरजेंसी, ध्यान रखिएगा 18 वर्ष के हुए तो इमरजेंसी आ गई आप पर। भाग 19 में प्रकरण इंपॉर्टेंट नहीं। भाग 20 में संविधान का संशोधन है, वो भाग 20 में आपको मिलेगा संशोधन 358 आर्टिकल 58 नहीं 368, ठीक है, संशोधन संविधान संशोधन आर्टिकल 368। नेक्स्ट है 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। उसके बाद 22वां संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन, तो ये 395 टोटल आर्टिकल हो गए हैं। अनुच्छेद 393 से 395 भाग 12 है। तो आपने इंटरनल देखा, इंटरनल में एक तो आपकी 14A है
उसके बाद में आपने देखा 9A और आपने देखा 4A। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम 2022 में। ग्रैंड स्लैम में 4 प्रमुख फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन है। उनके विजेता, उपविजेता, मेंस, विमेन सिंगल्स, ये ध्यान रखना आपको। फ्रेंच ओपन है, अब देखिए राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल जीता है। यानी सबसे पहले जो इन ग्रैंड स्लैम में होता है ना, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद में आता है विंबलडन आता है, उसके बाद लास्ट में आता है यूएस ओपन है। शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, राफेल नडाल जीत गए, स्पेन के हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ, राफेल नडाल जीत गए, स्पेन के हैं। उसके बाद विंबलडन हुआ, तो विंबलडन में विन किसने किया? एन जोकोविच ने किया। यहाँ पर जोकोविच ने विंबलडन जीता। लास्ट में यूएस ओपन हुआ तो अल्कराज, लास्ट में यूएस पे राज किया है अल्कराज ने, अल्कराज गार्फिया ने जीता, ये भी स्पेन के। तो ये पुरुष एकल के आपके क्लियर हो गए। अब बात करूं मैं महिला एकल की। महिला एकल शुरुआत में आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीता है दोस्तों एस्ते बार्टी। एस्ते बार्टी है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ए से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में एस्ते बार्टी करेंगे। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन इगा स्वीटेक है, और स्वीट है यूएस है, ठीक है, यूएस भी काफ़ी स्वीट है। इगा स्वीटेक ने महिला एकल का जीता फ्रेंच ओपन में, फेल हुए तो स्वीट खिलाई। फेल होने पर कौन खिलाएगा? स्वीट नहीं खिलाएगा। स्वीटेक है फ्रेंच ओपन, और फिर यूएस में चले गए तो आपको स्वीट खिलाएगा। स्वीटेक यूएस का भी जीत लिया। अब 3 तो हो गए विमेन सिंगल, यूएस का इगा स्वीटेक, फ्रेंच का इगा स्वीटेक, ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी, विंबलडन का राय बकीना। विंबलडन चैंपियन राय बकीना ने जीता है, कजाकिस्तानी रशिया से। और इनके आपको उपविजेता भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में जो शासक है, विशेषकर गुलाम वंश का हो गया, खिलजी वंश है, इन सभी का पूछा जाता है, शासनकाल पूछा जाता है। अब मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत से पहले था गुप्त वंश, उनसे पहले था मौर्य राजवंश है, और लास्ट में आए हैं मुगल। तो दिल्ली सल्तनत का जो काल रहा है वो 1206 से 1526 तक रहा है। मुगल आए थे 1526 से 1857 तक। अब दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक जो 5 वंश हुए हैं, गुल खिले तो 16। सबसे पहले किया है राज गुलाम वंश, गुल खिले तो यानी फिर आए हैं खिलजी, ठीक है, गुल खिले तो यानी फिर तुगलक, तुगलक तो गुल खिले तो 16 यानी फिर है सैद डायनेस्टी, और लास्ट में लोधी वंश आया है दिल्ली सल्तनत। ये 5 वंश हैं, इनके अलग अलग शासक आए हैं, उनका शासनकाल क्या रहे हैं वो देखो। गुलाम वंश जिन्हें मामुलुक डायनेस्टी कहते हैं, गुलाम वंश का रहा है 1206 से, मैंने 1526 तो बताया, लेकिन शुरुआत में गुलाम वंश 1206 से 1290। 2 प्रमुख शासक यहाँ पर रहे हैं, 1206 से 10 तक है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1287 से 1290 है मोहिदुद्दीन कैकाबाद। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। नेक्स्ट बात करूँ खिलजी वंश की, तो खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक रही है। इसमें 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर 1296 से 1316, ये भाई सन याद रखना, यहाँ से सवाल आ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी रहे हैं 1296 से 1316। नेक्स्ट यहाँ पर 1316 से 1320 लास्ट में कुतुबुद्दीन मुबाक हैं, तो कुतुबुद्दीन मुबाक है 1316 से 1320 है। यहाँ पर खिलजी वंश खत्म। अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री जनरल के नाम है, ये सीजीएल में पूछा गया था। मिलिट्री जनरल जैसे मलिक काफूर है, दक्षिण भारत में विजय किया था, उलुग खान है, गुजरात विजय में योगदान है, जाफर खान है रणथंबोर विजय में, नुसरत खान है दक्षिण भारत वारंगल साम्राज्य में। ये अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री जनरल थे, जिसमें प्रथम थे मलिक काफूर। तुगलक डायनेस्टी की बात करूं तो 1320 से 1414, 1321 से 1325 तक है गियाथुद्दीन तुगलक। उसके बाद 1325 से 1351 है मोहम्मद इब्न तुगलक, 1351 से 1388 है फिरोज शाह तुगलक, 1388 से 1413 है ये नुसरत शाह है। तो ये सभी है तुगलक डायनेस्टी। फिर सैयद डायनेस्टी है 1414 से 51 तक। अब यहाँ पर 14 से 21 देखेंगे खिजर खान सैयद, फिर 21 से 34 है मुबारक शाह, 34 से 43 है मोहम्मद शाह, 43 से 51 है अलाउद्दीन शाह। नेक्स्ट यहाँ पर अंतिम वंश है लोधी वंश का, विशेषकर ध्यान रखिएगा। 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी में, 1451 से 1489 तक है बहलोल लोधी, 51 से 89 है बहलोल लोधी। उसके बाद 89 से 1517 सिकंदर बने हैं, 17 से 1526 लास्ट में इब्राहिम लोधी। अब लिख देते हैं लेटेस्ट और अपकमिंग क्रिकेट इवेंट।
क्रिकेट इवेंट का पूछा जा रहा है करंट अफेयर से। जैसे 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पर होगा? भारत में होगा, अक्टूबर नवंबर 2023 में। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ पर होगा? वेस्ट इंडीज़ यूएस में होने वाला है, वेस्ट इंडीज़ और यूएस में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका में होगा। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका में, 24 का है वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट में। 2023 का एशिया कप कहाँ पर होगा? 2023 का पाकिस्तान और यूएई में एशिया कप होगा। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, 29 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी भारत में। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ है? न्यूजीलैंड में हुआ है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रही है, ये याद रखना है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, विजेता इंग्लैंड रही है, उपविजेता पाकिस्तान। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ? वेस्ट इंडीज़ में। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में 2022 में, जिसमें विजेता भारत रहा है। तो याद रखो भारत के कप्तान कौन थे? यश ढोल थे। और फाइनल जो मैच हुआ है भारत और साथ में इंग्लैंड जो उपविजेता रही है उनके विरुद्ध में, और फाइनल मैच में इंडिया के मेन जो फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं इंडिया के राज अंगद बावा हैं। ये एक अच्छे बॉलर हैं अंगद बावा, शायद इन्होंने 5 विकेट लिए थे। विजेता भारत रहा यश ढोल की कप्तानी में, इंग्लैंड उपविजेता रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज है डेवाल्ड ब्रेविस रहे हैं। वैसे ये 2022 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर 2022 का वुमेन टी20 एशिया कप बांग्लादेश में हुआ। 2022 का वुमेन टी20 एशिया कप बांग्लादेश में, जिसमें विजेता भारत रहा है। ठीक है, वुमेन 2020 एशिया कप हुआ बांग्लादेश में है और विजेता भारत रहा है, उपविजेता श्रीलंका रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज इंडिया की दीप्ति शर्मा रही है। 2022 का एशिया कप हुआ है यूएई में, एशिया कप जिसमें विजेता श्रीलंका, उपविजेता पाकिस्तान। ये प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट। अब प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की डांसर से सवाल पूछे जा रहे हैं। रुक्मणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम की है, पंडित बिरजू महाराज कथक के हैं, उदय शंकर भारत में आधुनिक नृत्य की ये जन्मदाता हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। 1971 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। केलुचरण मोहपात्रा उड़ीसा के हैं। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी डांसर हैं। गुरु वेम्पति सिन्हा सत्यम है कुचिपुड़ी के। सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और उड़ीसा के हैं। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के हैं। सोना नारायण कथक की हैं। श्रीमंता शंकरदेव क्षत्रिय का याद रखना, श्रीमंता शंकरदेव क्षत्रिय। और मृणालिनी साराभाई हैं भरतनाट्यम कथकली, मृणालिनी भरतनाट्यम कथकली। कलामंडलम कलाईकुट्टी अम्मा है मोहिनीअट्टम की, अम्मा है मोहिनीअट्टम की। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भरतनाट्यम है। वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी के हैं। तंजोर बाला सरस्वती है भरतनाट्यम। कुमारी कमला कथक है। अलारमेल वेली है भरतनाट्यम, अलारमेल वेली भरतनाट्यम। अब परमाणु संरचना से सवाल पूछे जा रहे हैं। जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन ने एटम नाम दिया है वो डेमोक्रिट्स ने दिया है, डेमोक्रिट्स ने। परमाणु मॉडल भी है, जैसे पलंग पुडिंग मॉडल थॉमसन का है, जिन्होंने पलंग पुडिंग सिद्धांत दिया है। रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पन्नी जो प्रकीर्ण वाला है, गोल्ड प्रकीर्ण परनी का प्रकीर्ण प्रयोग है, रदरफोर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल है, 1911 में किया इन्होंने। बोर के अनुसार परमाणु मॉडल जो दिया है इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग है h/2π का पूर्ण गुणज है, nh/2π, जिन्होंने h एक पूर्णांक है। h प्लांक नियतांक है यहाँ पर, जो 6.6 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड होता है, प्लांक नियतांक की वैल्यू है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। प्रोटॉन नाम दिया रदरफोर्ड ने, खोज गोल्डस्टीन ने की है। अब इन पर द्रव्यमान और आवेश है वो ध्यान रखना। जैसे प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है प्रोटॉन पर द्रव्यमान। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन पर जो आवेश रहता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, लेकिन प्लस में है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश है -1.6 × 10⁻19 कूलाम है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। बाकी न्यूट्रॉन का मास है और जो आपने प्रोटॉन का मास देखा दोनों ही सेम है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल है सबसे पहले यहाँ पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो 1869 में इन्होंने दी थी, मेंडलीव ने दी थी 1869 में, सन याद रखो यहाँ पर।
और उससे पहले डोबेराइनर ने दिया था, ट्राइड्स दिया था। डोबेराइनर का ट्रिक 1817 में, फिर न्यूलैंड का अष्टक आया था 1864 में, उसके बाद डिमित्री मेंडेलीव ने 1869 में, आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में दी गई है हेनरी मोजले के द्वारा। आर्टिकल मैंने कहा 1 से 51 तक आपको रट लेना है, प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, थोड़ा ब्रीफली यहाँ पर जान लो क्या क्या आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल 1 में आपको संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, 2 में नए राज्यों का प्रवेश है, 3 में राज्यों का निर्माण है, सीमाओं या नाम में परिवर्तन हो रहा है, 4 में क्या है, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। ये आर्टिकल 4 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है, फिर भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता है। 5 में जो नागरिकता के संबंध में है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान, फिर 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता आर्टिकल 6 में, और 7 में है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, 8 में है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता, 9 में है विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता का खत्म हो जाना, 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, 11 है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, ये 11 है नागरिकता 5 से 11। फिर मौलिक अधिकार आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, 12 से 35 मौलिक अधिकार, तो 12-13 इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 14 जो समानता का अधिकार 14 से 18 है, 14 में है कानून के समक्ष समानता, 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 क्या है लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता, 16, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 से 22 तक आपको मिल जाएगा जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अब स्वतंत्रता में आर्टिकल 19 में भी काफ़ी भाग हैं, तो 19 में भाग याद रखना है आपको। 19 में बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की है, इसके भाग हैं ABCDEFG तक हैं, तो F को फेल किया गया था, संपत्ति का था। 19 में ट्रिक है, बोझ संघ आया गया बस व्यापार किया, बोझ संघ आया गया बस व्यापार किया। वो यानी A में आपको मिल जाएगा बोलने की आज़ादी, बोझ संघ, और B में आपको मिल जाएगा सभा की आज़ादी, B में सभा की है, और C में आपको मिल जाएगा संगठन की, बोझ संघ, C में संगठन की, डी में डॉन है, बोझ संघ आया गया आने जाने की, डी में आने जाने की, डॉन बने रहेंगे आने जाने की, और बोझ संघ आया गया बस व्यापार किया। ई में आपको क्या मिल जाएगा, रहने की आज़ादी, ई में बसने की आज़ादी, बस व्यापार किया बसने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, आप स्थापित हो पाएंगे, एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ई जी में बिजनेस की आज़ादी है। उसके बाद आर्टिकल 20, 21, ये 22 तक है। 21 में ध्यान रखना, 21 से प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार 21 है। 21A में शिक्षा का अधिकार है 86 संविधान संशोधन 2002 के जरिए। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है 20 में, और 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। 23 में है आप बालाश्रम है, बच्चों से काम नहीं करा पाएंगे, मानव के साथ दुर्व्यापार है, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो, और कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध है 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक आपको वर्णन मिलेगा। और फिर यहाँ पर 29-30 में आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जिसमें विशेषकर 29 में अल्पसंख्यक वर्गों को सुरक्षित रहने का, और उनको 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में आपको मिलेगा। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट संबंधित प्रावधान है। 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति है। रिट है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में दिया गया है। 33 में मौलिक अधिकार को लागू करने की संसद की शक्ति है 33 में। 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकार का प्रतिबंध संबंधी प्रावधान। 35 में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। अब आर्टिकल 36 से 51 DPSP भाग 4 में आ जाएंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सभी याद रखने आप, इसको देख लो। राज्य की परिभाषा 36 में। 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया है। DPSP न्यायालय में आप वाद नहीं कर सकते हो 37 में। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य तथा उनकी नीतियों का वर्णन 38 में है, लोक कल्याणकारी राज्य, जो कि सीजीएल में अभी आया था। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान 39 है। 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान 40 में। 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है कुछ परिस्थितियों में। 42 में न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, ध्यान रखना प्रसूति सहायता है वो 42 में है। 42 में है प्रसूति सहायता। 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन है 43। 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सभी के लिए समान कानून है। 45 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 45 है। 46 में क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान 46 में। पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार 47। कृषि पशुपालन 48। 48A में पर्यावरण और वन्य जीव है। 49 में महत्वपूर्ण स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, ध्यान रखना 49 में महत्वपूर्ण स्थान है, सार्वजनिक स्थान है वो 49 में है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है, काफ़ी बार पूछा हुआ है।
अब भाग 4 ए की बात करूँ तो इसमें मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। आर्टिकल 51 ए है, 51 ए में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सभी मिस अर्थ हैं जो भारतीय हैं, इनकी बात होगी। मिस यूनिवर्स जो क्राउन अब तक भारतीयों ने जीता है, 3 मिस यूनिवर्स भारतीय रह चुके हैं, 3 मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, 6 मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, 1 मिस अर्थ रह चुकी है। मिस यूनिवर्स 3 कौन? सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता और हरनाथ संधू 2021 में मिस यूनिवर्स रही है। हरनाथ संधू, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन 3 मिस यूनिवर्स है। मिस वर्ल्ड 6 रह चुकी हैं। सबसे पहले 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डियाना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, 2017 में मानुषी छिल्लर। ये मिस वर्ल्ड रह चुकी है 6 भारतीय। मिस अर्थ रह चुकी है निकोल फारिया, रह चुकी है 2010 में रही थी। बाकी एक मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड जो भारतीय मूल की है और अलग देश में रह रही है, उस केस में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है जो शुरुआत की है वो 1990 में धर्मात्मा सारण के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है न्यूयॉर्क सिटी यूएस में। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 1990 में शुरुआत, 2022 में खुशी पटेल रही है मिस इंडिया जो यूएसए से है। कुछ सौर परिवार संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सौर परिवार काफ़ी बड़ा है, वो आपको जानना जरूरी। यहाँ से सवाल आ रहे हैं, जैसे भूस्थितिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? लगभग 36,000 किलोमीटर है, 35,786 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अलग अलग 2 त्रिज्या है, एक ध्रुवीय है, एक भूमध्य रेखीय। तो 6,378 किलोमीटर से 6,357 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। अब एक एयू है, एक खगोलीय इकाई का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी है, एक एयू की इक्वल है, जो कितनी है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, 149 पॉइंट समथिंग है, लेकिन लगभग इन्हें 150 मिलियन किलोमीटर कहा जाता है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आपको पूछ ले तो। एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं? 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं एक प्रकाश वर्ष में। एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.51 है। अब ग्रहों का क्रम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा सूर्य। अब सूर्य से दूरी के केस में क्रम जो रहता है वो आपके यहाँ पर ईवीएम मशीन डाल दी मैंने यार, यानी मरकरी है। सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। उसके बाद आपको शुक्र मिलेगा, उसके बाद आपको पृथ्वी मिलेगा, ठीक है, ये आपका सन है। और बीच में आपको मिल जाएगा MJ, मजे करो बीच में। और यहीं पर क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। आपको पूछ ले क्षुद्र ग्रह किन के मध्य है? MJ के मध्य है। MJ का मतलब है मार्स, मंगल है, ये मंगल है, ये जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर है, बृहस्पति है, इनके मध्य क्षुद्र ग्रह मिल जाएगा। अब यहाँ पर सन रख दो, SUN रख दो, मतलब है सैटर्न शनि हो जाएगा। यूरेनस है अरुण, और वरुण नेपच्यून है वरुण। तो ये आपका क्रम है सूर्य के दूरी के केस में। काफ़ी बार पूछा जाता है सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। नेपच्यून सबसे दूर है सूर्य के दूरी के केस में। और काफ़ी बार इस ग्रहों की साइज़ का पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो जुपिटर है, जुपिटर के बाद शनि है। और यहाँ पर यह भी पूछा जाता है सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, किसके नहीं हैं। आपको पता है सबसे अधिक सैटर्न के 82 उपग्रह हैं, जुपिटर की 79 उपग्रह हैं। और इनका उपग्रह है कौन सा? जैसे एक टाइटन उपग्रह है जो शनि का है, गैनीमेड है जो जुपिटर का है। और किसके उपग्रह नहीं है? नज़दीक वाले दोनों ही है ना, इनके उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर पृथ्वी का एक चंद्रमा है, ठीक है, एक पृथ्वी का है। और मंगल के 2 हैं, फेबोस और डिमोस 2 मंगल के हैं। जुपिटर और शनि के काफ़ी हैं। और यूरेनस और नेपच्यून के शायद एक के 23 हैं, एक के 14 हैं। थोड़ा कंफर्म करना 23 किसके 14 किसके हैं। और सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा कौन करेगा? जो सूर्य के नज़दीक होगा, यानी बुध है, सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा कर देगा। और अपने अक्ष पर सबसे तेज जो घूमेगा, घूर्णन करेगा, वो दोस्तों जुपिटर इतना भारी है सबसे, लेकिन अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूम जाता है जुपिटर, ध्यान रखना। कुछ 9-10 घंटे में ये पूरा कर देता परिक्रमा। मतलब यहाँ पर दिन और रात है, सबसे छोटे होंगे जुपिटर है, उसके बाद तेजी से सैटर्न घूम जाता है। तो ये क्रम है। और सबसे भारी ग्रह है वो भी जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, फिर यहाँ पर बाकी ग्रह आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जनगणना देख लेते हैं दोस्तों। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या है, अब 11 में 121 करोड़ भारत की जनसंख्या। 1 से 11 में जो परिवर्तन आया वो 17.6% वृद्धि हुई है जनसंख्या की, लगभग 18 करोड़ के आसपास। अब जनगणना में विशेषकर आपको साक्षरता का पूछ लिया जाता है, लिंगानुपात का पूछा जाता है, भाषा जनगणना पूछा जाती है, धार्मिक आधार पर पूछा जाता है। तो इसको आप देख लेंगे, PDF में भी इंक्लूड कर दूंगा, यहाँ पर भी देख लो, लास्ट टॉपिक है। जनगणना में भाषा जनगणना की बात करें तो 19,569 भाषाएं हैं
और बोलियां टोटल भारत की 19,569 भाषा और बोलियां टोटल है जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा है। कितने परसेंटेज? 43.63% हिंदी बोलते हैं। पहले एक में 41.03 था। हिंदी के बाद सेकेंड बंगाली बोली जाती है 8% के साथ में। तीसरी है मराठी बोली जाती है 6.86। उसके बाद तेलुगु चौथी है, पाँचवीं तमिल है, छठी गुजराती, सातवीं उर्दू है। और जो 22 भाषाएं हैं ना 8वीं अनुसूची में, उसमें 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाएं संस्कृत है। अब जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, जैसे भीली भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो गैर अनुसूचित भाषाओं में सबसे अधिक भीली बोली जाती है 1 करोड़ लोगों के द्वारा। पिछली जनगणना की तुलना में जो भाषाओं की बोलने वालों की संख्या में कमी आई है वो कौन सी है? उर्दू और कोंकणी, दो भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या घटी है उर्दू और कोंकणी बोलने वालों का। ये आप भाषा का देख सकते हो। सबसे कम बोलते हैं शेड्यूल लैंग्वेज में 22 में संस्कृत भाषा 24,000 लोगों के द्वारा बोली जाती है और सबसे अधिक आपने देखा हिंदी बोली जाती है। उसके बाद बंगाली है 8%, फिर मराठी है 6%, तेलुगु है, तेलुगु के बाद तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ वगैरह है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे थे 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता। टोटल साक्षरता भारत की 74%, पहले कुछ थी 65% के आसपास, एक में तो 10% की वृद्धि हुई है साक्षरता में। 2011 में 65.46% वुमन साक्षरता है, मैन की है 82.14% है। केरल की सबसे अधिक लिटरेसी है 94% है, सबसे कम है बिहार की 63.82%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है, 1084 लिंगानुपात है। भारत का लिंगानुपात 943 है। 2001 में भारत का लिंगानुपात था 933 था, तो ये इतना बढ़ चुका है 933 से 43 है, 10 की वृद्धि। सेकेंड हाईएस्ट जो लिंगानुपात है पुदुचेरी का है 1037 है। सबसे अधिक लिंगानुपात तो केरल का है, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का, 879 है हरियाणा का। और ओवरऑल में सबसे कम यूटी दमन दीव का है, 618 लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात भारत का कितना है? 919 है बाल लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी पूरे जीवन काल में एक महिला के कितने संतान होती है, लगभग एवरेज तो 2.4 निकल के आ रहा है टीएफआर, जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2 तक लाने का, और यहाँ पर हासिल भी किया है। अभी रिपोर्ट लेटेस्ट के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की टीएफआर 2.2 से घटकर 2 हो चुकी है। सबसे कम टीएफआर जैन धर्म की और सबसे अधिक टीएफआर बिहार राज्य की है। सबसे अधिक कुल प्रजनन दर बिहार की 3.3 के आसपास है, सिक्किम में सबसे कम है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, ये सबसे अधिक वाले हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर। दक्षिण कोरिया की कब सबसे कम प्रजनन दर है? 0.81, एक भी नहीं है। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जातिगत आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार देश में एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? एसटी है 8.6, एससी है 16.6, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। बाकी 10 करोड़ के आसपास आपको एसटी मिलेंगे और एससी है 20 करोड़ के आसपास। तो ये 2011 की जनगणना अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा एसटी, सबसे बड़ा आदिवासी समूह है वो भील समुदाय है, जो कुल अनुसूचित जाति जनजातियों का 38% है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में एससी की जनसंख्या शून्य है, बिल्कुल नहीं है। नागालैंड में एससी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत कम है, अनुसूचित जाति नागालैंड में नहीं है। सबसे अधिक एससी है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम बंगाल उसके बाद। नंबर ऑफ जब जनसंख्या की केस में बात करें तो एससी उत्तर प्रदेश में है। बाकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग है 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में सबसे अधिक एससी मिलेंगे परसेंटेज के अधिक अकॉर्डिंग। तो आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक एससी का पंजाब में है, बाकी ओवरऑल उत्तर प्रदेश में है। और भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य है वो परसेंटेज है मिजोरम का सबसे अधिक है। जनजाति एसटी का परसेंटेज जैसे यहाँ पर पंजाब देखा, उसी प्रकार मिजोरम में एसटी 94.4 है, लक्षद्वीप में भी, यूटी में भी 94.8 है। और सबसे अधिक जो जनसंख्या है जनजाति की वो मध्य प्रदेश की है, जनसंख्या मध्य प्रदेश की, परसेंटेज है वो मिजोरम का है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का न्यूनतम अनुपात है, परसेंटेज में उत्तर प्रदेश में एसटी बहुत कम है। धर्म आधार पर मैं जनगणना की बात करूँ तो हिंदुओं की कुल जनसंख्या आ जाती है यहाँ पर 79.8% हिंदू है कुल जनसंख्या के, जिसको कहेंगे 96 करोड़ 63 लाख। हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर है 16.8% के आसपास हुई है प्रीवियस जनगणना से। और बाकी यहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या है 14.2% है, 80 के आसपास हिंदू है, 14.2% मुस्लिम जनसंख्या, वृद्धि यहाँ पर 24.6% की हुई है। ईसाइयों की कुल जनसंख्या 2.3% ईसाई है, सिख है 1.7% है, बौद्ध है 0.7 है, जैन धर्म है 0.4%।
सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले राज्य में हिमाचल प्रदेश में हिंदू परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के लिए होमवर्क जो आपको करना है, यहाँ से भी सवाल आ रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया है, हो सकेगा तो एक अलग से इनका भी वीडियो बना दूंगा, आप कहेंगे। बाकी यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी जब भी आपका एग्जाम डेली हो रहे हैं उनमें स्पेशल टॉपिक है 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट लेके उनका वीडियो बना दूँ, ताकि वो फायदा आपके एमटीएस एग्जाम में भी करें। और अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्वेश्चंस फायदा नहीं करेंगे, जो टॉपिक से सवाल आ रहे हैं उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बल देते हुए वीडियो बनाएं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी। तो भारत में मृदा और वन से सवाल आ रहे हैं, प्रमुख अधिनियम के समय गवर्नर जनरल है, खेल और खिलाड़ियों की संख्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना होगा। बाकी ये पीडीएफ फाइल है, मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। वीडियो आपने पूरा देखा है, एक बार पीडीएफ देख लेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं याद रखना, रिकॉल करने के लिए। बाकी जो कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेक्स्ट बुक ऐप में जाकर इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।